खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल न हो। आज पूरी कौम 56वां यौम दिफा मना रही है। चविंडा, बरकी और मुल्की सरहदों की बेमिसाल हिफाजत और शहदा की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। एक अहद की तजदीद का दिन है। पाक फौज की बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और दिफाई सलाहियत पर आवाम का बेपनाह एतमाद गरा कदर असासा है। जी हाँ नाजरीन, और आज की इस ट्रांसमिशन में आपको वेलकम भी कहेंगे। और 6 सितंबर सुबह का नाश्ता, लाहौर करने के नापाक इरादे, दिलों में सजाए नशे में चूर, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का दिन है। कई गुना बड़ा दुश्मन, कई गुना ज़्यादा असलहा और जंगी सामान बगैर ऐलान के रात की तारीकी में गीडराना वार दुश्मन की 9 लाख फौज के मुकाबले में पाक फौज के सिर्फ 2 लाख मुजाहिदीन टिड्डे दिल भारतीयों पर भारी पड़ गए। जंगे सितंबर कौमी तारीख का वो बाब जो कभी बंद ना होगा। कम तादाद, महदूद वसाइल में वतन अजीज का कामयाब दिफा किया और खाक में मिलाए भारत के नापाक अज़ाइम और जंग कैसी, ये सब कुछ कैसे हुआ, ज़ाहिर है उस पर तो हम नज़र डालेंगे। लेकिन आज की ट्रांसमिशन में माजी को याद करते हुए हम हाल की भी बात करेंगे, मुस्तक़बिल में जो इरादे हैं वो भी बताएंगे। और दुश्मन को हमने हमेशा बताया है और बताते रहेंगे कि जब भी वो हमें मैली आँख से देखेगा वो आँखें हम निकाल देंगे। बिल्कुल, और इसका अमली मुजाहिरा वक्तन फ़वक्तन दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का वो नज़र भी आता रहा है। आज की ट्रांसमिशन में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। दिफा पाकिस्तान में बोल खुसूसी ट्रांसमिशन, मैं मुदस्सिर इकबाल, मेरे साथ सुमैया रिजवान, और हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब। लोधी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त ब्रिगेडियर तनवीर अहमद साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजकार और एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। जमील फारूकी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं खालिद नईम लोधी साहब, सर आपसे। पाकिस्तान का दिफा कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम आज भी अगले आने वाले हर वक्त के लिए मजबूत तरह। अगर हम यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर को याद करते हैं और इस दिन को तजदीद अहद के दिन पर तौर पर मनाते हैं, तो क्या सर ये तारीख़ है ख़ास तौर पर 1965 से लेकर आज तक में? शुक्रिया। देखें, जिंदा कौमें हमेशा अपनी तारीख़ को याद रखती हैं, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उन पर नज़र लगाए रखती हैं, और ख़ास कर अपने शोहदा और जो आपने अचीव किया होता है उसकी तजदीद इसलिए ज़रूरी है कि जो नई जनरेशन है उन्हें तो मालूम भी नहीं होता कि क्या हुआ। बल्कि जब कुछ सालों के लिए हमने बहुत ज़्यादा इसका प्रचार नहीं किया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि कुछ लोगों ने स्पेस तलाश कर ली और 1965 की जंग, जो कि बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री है पाकिस्तान की, उसके ऊपर तरह तरह के बयानिए शुरू हो गए कि पता नहीं ये बराबर जंग थी या क्या था, विक्ट्री। मैं उस वक्त 6ठी जमात में था और आपको पता है कि बच्चों के जो जज्बे होते हैं, लेकिन मैं उस वक्त देख रहा था अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, उस किस्म का जो माहौल है, उस किस्म के जो जज्बे हैं, वो शाद व नादर ही नज़र आते हैं हमें मुल्क में। मैं आपको क्या बताऊं कि एक ऐसे लगता था कि एक सॉलिड पत्थर, एक शीशा पलाई दीवार बन गया पूरा मुल्क, और हर एक के चेहरे पर ऐसी शादमानी है कि जैसे वो जंग लड़ रहा है। और जहाँ जहाँ से हमारे सिपाही गुजरते थे उनका जिस तरीके से वालाना इस्तकबाल होता था, उन पर फूल निछावर होते थे। और फिर जो कुछ हुआ वो तो आगे हम अभी डिस्कस भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि तारीख़ याद रखेगी, जो मिलिट्री हिस्ट्री है वो याद रखेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान फ़ौज लड़ी और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए जिनका कि तसव्वुर भी नहीं है। ये जो आप जब आगे बात करेंगे ना, ये जो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर आगे जाना, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग शायद हंसते हों कि ये बात क्या है, ये वाकई कोई वाकया है या नहीं। तो मैं आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह बताऊंगा। मुख्तसर ये कि जैसे आपने कहा कि जिंदा कौमें अपने अच्छे कामों को भी याद करती हैं, और हमें अपनी अगली जनरेशन को ये बताना भी होता है कि आपके आबाओ अजदाद ने कैसे इस मुल्क की हिफाजत की है, कैसे अपना खून बहाया है। और ये बहुत ज़रूरी है। आपका आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा एक कदम है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे हम इस पर बातचीत करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छी अप्रिसिएशन भी हमारे लिए की
और आपने बहुत अच्छी बात की लोधी साहब कि हमें अपनी अगली जनरेशन को बताना है, उनको बार बार याद दिलाना है कि ये मुल्क कैसे हासिल हुआ और उसके बाद भी कितनी कुर्बानियाँ दी गई और आज तक किस तरीके से पूरी कौम, हमारी तमाम अफवाज काम कर रही है। बड़ा ज़रूरी है तनवीर साहब, एक तो ये कि हमें तजदीद अहद वफ़ा करना है, हमें अपनी जनरेशन को बताना है कि ये मुल्क कैसे हासिल हुआ और हासिल होने के बाद कितनी कुर्बानियाँ दी गई। दूसरी, हमारे मुल्क की जो एक अहमियत, एक आज़ाद कौम की जो एक अहमियत होती है वो हमें बताना और फिर अपनी कुर्बानियों को भी याद रखना और आगे आने वाले दिनों की तरफ भी देखना, ये कितना ज़रूरी है तनवीर साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज अपने ख़यालात का इज़हार करने का। मुझे सियाचिन में 96 में 28 FF कमांड करने का मौका मिला और उसके बाद कारगिल में मैंने 5 NLI कमांड की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अपनी पूरी मेहनत के साथ और पूरे जज्बे के साथ जंग लड़ी और जैसा जनरल नईम लोधी साहब ने कहा कि जो जज्बा 1965 में नज़र आता था वो ऑल्दो हम अपने मोर्चों में बहुत आगे थे, अपने रोड हेड से भी 3 दिन की पैदल मुसाफत पे थे, मगर वहाँ तक भी हमें अपनी पाकिस्तानी कौम के तहाइफ, उनके गुड विशेस की सूरत में उनका जज्बा हमारे साथ था। और क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ रहे थे, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें जज्बा दिया और हमने अपना काम पूरी लगन से किया। मुश्किल वक्त में जो जंग है वो एक आग का दरिया की तरह होती है और इस आग के दरिया से डूब के जाना होता है। तो इस आग के दरिया के डूब के जाने के लिए आपको लगन चाहिए और लगन के साथ कौम की सपोर्ट चाहिए और उससे भी बड़ी चीज़ आपके साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो तभी आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक़्त भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे, हम अब भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके मुश्किल वक़्त में उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल। ये पाकिस्तान इस पूरी जंग में जो मैंने देखा, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब जो आप बात कर रहे हैं कि ये कल भी हम उसी तरह से उसी जज्बे के साथ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के साथ मौजूद थे और आपने तो 2 जिन महाजों की बात की है, ये बड़े टफ महाज अफवाज पाकिस्तान में कहलाए जाते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं, चाहे वो सियाचिन हो या फिर वो कारगिल का मामला हो, एक ही वो पूरी की पूरी एक पट्टी है। सख्त जंग जो है यहाँ पर आज भी वो नज़र आती है K2 के हवाले से, सियाचिन के हवाले से। लगारी साहब, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। सर ये तो 65 आपने तो अपने उस लड़कपन में ये देखा कि जिस वक्त ये तमाम तर चीज़ें हो रही थीं और इतनी बड़ी फ़ौज के मुकाबिल पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम एक होकर लड़ रही थी। बिल्कुल ऐसा है, हमारे सामने की बात है। हमने इस जंग को ऑब्ज़र्व किया, इस जंग को देखा और इस जंग के किस्से सुने, इस जंग की कहानियाँ सुनी। हमने बहुत सी चीज़ों को, हम जब सुबह उठते थे तो हम देखते थे कि आसमान में मशरिक़ की तरफ एक सितारा है और उसकी दुम जो है बहुत लंबी कोई नज़र आती थी और हम ये समझते थे कि ये कोई हमारे लिए नुसरत की अलामत है। और वो ऐसा नहीं है कि किसी, जब तक जंग रही तब तक आसमान पर एक सितारा, दुमदार सितारा हमेशा मौजूद रहा और हम ये समझते थे कि ये हमारी मदद के लिए है और ये आसमानी मदद है या किसी ने बनाकर खड़ा कर दिया था। वो आसमान पर था और हमारे मशरिक़ की जानिब था और हम हर सुबह उठकर सूरज तलू होने से पहले, अज़ान से भी पहले हम उठकर रोज़ाना देखा करते थे कि ऐसा है। फिर जंग के दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आती रहीं, हमें एक एक वाक़े के बारे में इल्म होता था कि क्या हो रहा है। जिस तरह हमारे हीरो अज़ीज़ भट्टी की शहादत हुई, उस मंज़र को हमने देखा और फिर हमने जो किस्सा सुना था, कहानी सुनी थी और एक ऐसी दास्तान कि जिसको आम हालात में कोई बिलीव नहीं कर सकता कि किस तरह से MM आलम ने तैयारा उड़ाया और किस तरह जाकर दुश्मन को निशाना बनाया और किस तरह उसके बहुत से जंगी जहाज़ों को आनन फानन
ऐसे फेंक दिया, ऐसे उनको नाकारा बनाकर उनको तबाह किया है कि ये एक जंगी तारीख़ की एक मिसाल है। और एक बहुत अरसे के बाद MM आलम से हमारी दोस्ती भी हुई, हमने वो किस्से भी सुने उनसे, और उनकी जो जंग के दौरान के जो जज्बात थे उनके बारे में भी आगाही हासिल की। हम अक्सर वो मेहरबानी करते थे, हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाते थे, हमसे उनकी बातें होती थीं। तो वो एक ऐसी बेमिसाल वो दिन थे कि पाकिस्तान जो एक सरज़मीन है, एक तारीख़ी सरज़मीन है, ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई जाकर कब्ज़ा किया है, ये हज़ार साल से हमारी सरज़मीन है, हम इस धरती के वारिस भी मालिक भी हैं, और इसका दिफा हमारे ही जवानों ने करना था और हमारे ही जवानों ने किया है। तो पाकिस्तान का दिफा जिस तरह से किया गया है, और उस दिन में जो वो ख़ास दिन थे सितंबर के, उसके बाद तो फिर आलमी बिरादरी को पता चला कि जनाब अब हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। क्यों? फिर उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन भी एक्टिव हुई और सिक्योरिटी काउंसिल भी एक्टिव हुई, सोवियत यूनियन भी एक्टिव हुआ, और किस तरह से मुज़ाकरात की मेज़ बिछी, किस तरह से, यानी वहाँ पर मुज़ाकरात के दौरान एक और वाक़या हुआ कि वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म वहीं मुज़ाकरात के दौरान ही फौत हो गया। यानी लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल जो है वो ताशकंद में हुआ, और ऐसे हालात में कि जब मुज़ाकरात तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुके थे और फ़ैसला हो चुका था, और उस फैसले में एक पाकिस्तान की बालादस्ती भी मौजूद थी। अच्छा, ये कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कुलदीप नायर को पढ़ें। उन्होंने ख़ुद अपनी किताब में बताया है कि किस तरह वाक़या हुआ, और फिर किस तरह असल में नेहरू ने जिस दिन उनका इंतकाल हो उसी दिन उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, और वहाँ पर उन्होंने लैंड का, इस्लामाबाद या लाहौर में तो अयूब खान ने, और वो उन्होंने वहाँ उतरना था। एक दिखाना था कि वो हमारी सरजमीन पर, एक ऐसे मुल्क की सरजमीन पर जिन्हें उन्होंने कुछ चखाया था, तो वो वहाँ पर भी आ रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, जमील फारूकी साहब, आज हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब और लगारी साहब जो बातें कर रहे हैं, माजी की वो चश्मदीद गवाहियाँ भी हैं। खुद ब्रिगेडियर साहब और जनरल साहब तो फ़ौज में सर्व कर चुके हैं मुख्तलिफ महाज़ों पर, लेकिन जब मैं सुमैया देखते हैं या आज के हमारे जो देखने वाले नौजवान हैं, हमें बड़ा फ़ख्र होता है जब 6 सितंबर की बात करते हैं, बचपन से लेकर आज तक के। तो ये जो जितना मामला है, इस फ़ख्र को आप किस तरह से देखते हैं बहैसियत एक पाकिस्तानी एक एंकर, सफ़ीर के तौर पर? क्योंकि आपकी बात सुनी जा रही होती है, आवाज़ सुनी जा रही होती है। पाकिस्तानी अफवाज पर इस फ़ख्र को, यौम दिफा पर इस फ़ख्र को कैसे महसूस करते हैं जमील? यौम दिफा पाकिस्तान हम 65 के तनाजुर में मनाते हैं, लेकिन हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वो बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए जिन्होंने अपने खिताब में कही थी कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और फिर 1965 की जो वॉर हुई, उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने जिस अंदाज से पाकिस्तान की तारीफ़ की, मैं एक हवाला दूंगा। अभी लगारी साहब ने बहुत सारे राइटर्स की बात की, कुलदीप नायर की बात की, गो के खुद इसको करेक्ट करते थे। वो कहते थे कुलदीप नायर ना बोला करें, मुझे कुलदीप नैयर बोला करें। लूसी कार एक नामा निगार हैं, बल्कि अब तो नहीं रही। लूसी कार टाइम मैगजीन के साथ लिखती रही हैं। जो जब 1965 की वॉर हुई तो कोट एंड कोट उनके इंग्लिश में जो जुमले थे उनको मैं हर्फ बहर्फ उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं। उन्होंने कहा, उस कौम को भला कोई कैसे शिकस्त दे सकता है जो मौत से आंख मिचोली खेलना जानती हो। तो जिस कौम की सरिश्त में ही मौत से आंख मिचोली खेलना मौजूद हो, जिस कौम की सरिश्त में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर कट मरना लिख दिया गया हो, जिस कौम की सरिश्त में जब बच्चा पैदा हो उसके कान में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जाती हो, तो उस कौम के ऊपर कभी कोई बुरा वक्त आ भी जाए तो फिर वो सही तरह से लड़ भी सकता है और कट मरने का हौसला भी रख सकता है। एवरी सिंगल पाकिस्तानी, सिर्फ फौज की बात नहीं हो रही है, अगर किसी ने सर्व किया है तो उनकी सर्विसेज है, अगर किसी ने जनरल की हैसियत से सर्व किया है तो उनकी सर्विसेज है, ब्रिगेडियर की हैसियत से कमांड किया है उनकी सर्विसेज है। बट एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज ISI, एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान आर्मी, एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान एयरफोर्स, एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान नेवी। यकीन नहीं आता है तो आप आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स पर देख लें, क्या हम लोग नहीं लड़ रहे? आज जो जंग है दैट इज द वॉर ऑफ नैरेटिव्स।
और उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में क्या हम लोग अब जवाबात नहीं दे रहे, हम लोग नहीं सह रहे, हम लोग गालियां बर्दाश्त नहीं कर रहे? अब तो तोपों, बमों और गोलों के साथ लड़ने का दौर तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अब तो हर तरह की जो लड़ाई है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर में टर्न हो चुकी है। अब आप लिस्ट देख लीजिए, मैं लिस्ट जब देख रहा होता हूं, आप 27 फरवरी यानी रिसेंट पास्ट से बैक इन 1965 उस तक जाइए। 27 फरवरी 2019 अभिनंदन वाले वाक़े को हमने देखा, हमने किस अंदाज से उनको चारों शाने चित्त कर दिया। हमारे JF-17 थंडर ने उठा के MiG-21 को नीचे मारा और गिरे हुओं को भारत जाकर गिराया। इसके अलावा आप देख लीजिए 1999 की वॉर में, कारगिल की मैं बात कर रहा हूं, कारगिल में हमारे 2 बड़े हीरोज, और तो बहुत सारे थे, उनको हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशाने हैदर, लालक जान शहीद, हवालदार, उनको कौन भूल सकता है? 1965 को हम कैसे भूल सकते हैं? मेजर अजीज भट्टी शहीद। इसके अलावा और बहुत सारे नाम। और ये तो लेगेसी उस वक्त से है जब हम अपनी फजाइया के अंदर रहते हुए हमने अपने अंदर मौजूद लोगों से भी बहुत सारे उनसे जंग लड़ी, और राशिद मिन्हाज शहीद, निशाने हैदर। तो हमारे पास तो एक लंबी फहरिस्त है, और वो लोग हैं जिन्होंने भागना नहीं सीखा है, जिन्होंने ये नहीं सीखा कि आपने गिरना है और क्या चाय पीनी है और टी इज फैंटास्टिक बोल देना है। हम अपनी जान देना जो है उसको तरजीह समझते हैं, लेकिन अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपनी नाक की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं करते हैं। तो इससे बड़ा जज्बा इस कौम के साथ क्या होगा? एंड अगेन रिपीटेडली एवरी सिंगल पाकिस्तानी, मैं किसी डाउट के बगैर ये कह सकता हूं, वो जो नहीं करते उनका अपना एक स्टैंडर्ड होगा, बट एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज पाकिस्तान आर्मी एंड एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज ISI। बिल्कुल सही कह रहे हैं नईम खालिद लोधी साहब। ये बड़ी एक खूबसूरत याद मैं इस तरह कहूँगी कि 17 रोज़ा 1965 की वो जंग जिसमें पूरी कौम मुत्तहिद हुई और एक बड़े पैमाने पर जो इत्तेहाद का नज़ारा देखने को मिला, जिस तरीके से जिसे कहते हैं ना एक मौज आई और उस मौज ने एक मंजर तब्दील कर दिया। पता चला कि कितनी क़ुव्वत है इस कौम में, कितनी ताकत है, और जो जज्बा शहादत है ज़ाहिर है उसकी बिना पर ये सारा मामला हुआ। मैं चाहूँगी थोड़ी सी यादें आप ताज़ा करें और ये बताएं कि वो जो 17 रोज़ा 1965 की जंग थी जिसमें एक इत्तेहाद का बड़ा एक नमूना देखने को मिला, उसकी ज़रूरत आज कितनी है? जी, ये आज की बात मैं करता हूँ। ये भाई जो बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि, और मैं आपको उस वक्त की बात बताता हूँ। देखें, शायरों ने वो शायरी की जो आज भी यादगार है, गुलकारों ने वो नगमे गाए, कौमी नगमे जो आज भी हमारे कानों में गुनगुनाते गूंजते हैं। और आप बच्चे, बूढ़े, जवान, जब जहाज़ों की मुठभेड़ होती थी तो लोग छतों पे जाके देखते थे कि जैसे ये कोई पतंगबाजी हो रही है, वो काटा के जैसे नारे लगने। तो वो जो कौम की बात कर रहे हैं ना कि ऐसी कौम को आप उसके साथ क्या करेंगे? मैं कहा करता हूँ कि एक वो कौम जो मौत से भागती है, एक वो कौम जो मौत को तलाश करती है। इन दोनों में जो फ़र्क है वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अलग बात है कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कुछ हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर ये शहादत के जज्बे को और जहाद को ज़रा कोई थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाद वो भी है, मैं मानता हूँ कि जहाद वो भी है जो आप अपने नफ्स के साथ करते हैं, लेकिन ये जो जहाद है जिसमें आप अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिसमें इस्लाम की खातर आप लड़ाई करते हैं, इसका तो कोई जवाब नहीं है। और आपको मैं क्या क्या मिसालें दूँ कि बाकी दुनिया में जहाँ भी जहाद के हुआ फिर कैसे उसके नताइज निकले। तो ये मैं समझता हूँ कि एक उस वक्त जो मैंने देखा, ये सारी चीज़ें हर शोबे में देखने में आया। और उसके बाद काफ़ी अर्से तक हमारे खिलाड़ियों में ये जज्बा नज़र आता था, जहाँ जाते थे जीत कर आते थे, और हर 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 शोबे में ये नज़र आया। अभी ये जो आप बात कर रही थी कि आगे का और आज की बातें, तो ये जो जज्बा मैं अपना समझता हूँ कि हुआ ये है कि वो सही कह रहे हैं कि आज की जंग तोपों की और वो टैंकों की जंग शायद कम रह गई है, क्योंकि उनकी अभी भी अहमियत है। आपने देख लिया कि जहाँ जहाँ ये जंगें हो रही हैं, टैंकें और तोपें अभी भी बहुत काम आई हैं। लेकिन ये जो दिलों को तोड़ना, उनको जोड़ने के बजाय और ज़हनों में खलफशार पैदा करना और एक शक पैदा कर देना अपनी अफवाज के मतलब या और अपने महकमों के मतलब, जैसे जुडिशरी है, नैब है, आपके ये इलेक्शन कमीशन है, इससे जो और आपस में इस तरीके से दस्तो गिरेबान हो जाना कि आप किसी को बर्दाश्त ही ना करना, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं हुई। ये इसमें बाकायदा कोशिश की है दुश्मन ने। ये शिया सुन्नी का फसाद,
और ये बलोची पंजाबी का फसाद, ये तो हमारे वहमो गुमान में नहीं था। हम इसके मतलब कभी सोच नहीं थी। स्कूल में, कॉलेज में, फ़ौज में मैंने, ये भी मैं आपको बता दूं कि उसी जज्बे के तहत मैंने फ़ौज में 40 साल तक नौकरी की और एक दबंग नौकरी की। हर वक्त ये ख्वाहिश थी कि कभी आगे जाके शहादत हासिल हो, नहीं हो सकी, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन बात ये है कि ये जो हमारे अंदर दरारें डाली गई हैं, इनका आपने और हमने मिलकर कुछ इसका हमें करना है मामला, अदरवाइज ये तो मिले दे जाएंगे। आपको पता है कि डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो बताया है कि क्या कर रहा था हिंदुस्तान, और आज भी वो जब जहां भी मौका मिलता है दरमियान में वो दरारें डालने की कोशिश करता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बात सुन लो कि ये जो हमले हैं आपके जहनों के ऊपर, ये जो हमले हैं आपके दिलों के ऊपर, इससे बचो। अगर आपको कोई ऐसा सच नजर आए जिसमें कौम की सुबकी होने का इम्कान हो, उसको छोड़ दो, उसको बार बार आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। और अक्सर वो झूठ होता है, उसके पीछे अगर आप देखें तो कहाँ से वो निकल रहा है और क्या उसके मकासद हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर मेरा बेटा मुझसे ये पूछेगा, आज मेरा बेटा इतना समझदार है, सोशल मीडिया यूज करता है, अगर वो सुनता है कोई ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन, वो मुझसे पूछता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उसको सही बताऊं, मैं उसको तारीख के हवाले दूं, मैं उसको सही इन्फॉर्मेशन दूं। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये उस्तादों की जिम्मेदारी है, ये हम एंकर्स की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया जो यूज करते हैं वो वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन फैलाएं, जो गलत इन्फॉर्मेशन। इसी को जवाबी बयानियां कहते हैं। जो आप बात कर रही हैं, ये है ढाल, ये है जवाबी बयानियां के, और उसके लिए जरूरी है कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर मालूम हो। जब मिसाल के तौर पे कोई ये कहता है कि जी ये 65 की जंग ना हारी ना जीती, बराबर हो गई, तो वो फिर हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये किस बुनियाद पे बराबर होगी। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ जिससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि देखें, उनका ख्याल था लाहौर पे कब्जा करने का, सियालकोट के बाद वजीराबाद तक रेलवे लाइन काटने का और सड़क को काटने का, ये उनका हदफ था। वो कहाँ पे रोक दिए गए वो आप भी जानती हैं कि वो BRB नहर से आगे नहीं आ सके, और चुविंडा में जो सबसे बड़ी जंग हुई टैंकों की, वहाँ पर उनको वहीं पर मलियामेट कर दिया गया। तो कहाँ उनके अहदाफ और कहाँ वो, ये तो आप फौज, ज़मीनी फौज की बात करें। मेरी बहन, मेरे भाई, 4 दिन के बाद, यानी कि ये 6 सितंबर के, आप चले 10-11 सितंबर कर लें, हिंदुस्तानी किसी जहाज की मजाल नहीं थी कि वो फजा में आए। इतना हमारे शाहीनों ने उन पर डर और बिठा दिया था कि वो उठते नहीं थे अपने वहाँ से, फजा में आते नहीं थे। अगर कोई आते थे तो दूर से देख के भाग जाते थे। मैं आपको अपनी, इसको एयर सुपीरियरिटी नहीं, एयर सुप्रीमेसी कहते हैं, कि जब आप फजा में कोई आपके मुकाबले में आना पसंद ना करे। उसके बाद मैं आपको नेवी का बताऊं कि जो हमारी एक आबदोस्त थी, उसके डर से वो उनकी तमाम नेवी छुप गई बंदरगाहों में। फिर हमारी नेवी निकली मैदान में और 250 नॉटिकल माइल जाके द्वारका की ईंट से ईंट बजा दी, और वो कुछ इसका ना कर सके। तो वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं कि जंग बराबर हुई, अरे भाई ना वो अपने अहदाफ हासिल कर सके, उनके जहाज आते नहीं थे फजा में, उनकी नेवी निकली नहीं वहां से, और हमने उनको वहीं पर रोक दिया सरहदों पर। तो और जीत क्या होती है? बिल्कुल ये जीत क्या होती है? लो साहब, ये जीत का जो जज्बा है, मैं ब्रिगेडियर साहब, ये जो BRB में चाहे वो मेजर शफकत बलोच हो, मेजर अजीज़ भट्टी हो, वो लाहौर के महाज को संभाले हुए खड़े हों, ये जज्बा क्या है कि आप इतनी बड़ी फ़ौज के मुकाबले में आपकी फ़ौज भी कम हो और आप मुसलसल उसको रोके रखे हों? ये क्या जज्बा जो 65 में हमें नज़र आता है? जी, पाकिस्तान आर्मी का जज्बा हमेशा से ही ऐसा ही रहा है, और मुसलमान ने शुरू से ही, वी हैव ऑलवेज फॉट द एनिमी आउट नंबर्ड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की एक ट्रेडिशन है कि हमने आउट नंबर लड़ते हुए भी अपना लोहा मनवाया है। ट्रेडिशन अब की नहीं है, ये ट्रेडिशन बदर से शुरू होती है और आज तक कायम है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी कायम रहेगी। पाकिस्तान आर्मी ने 65 वॉर में भी आउट नंबर्ड होते हुए हम लड़े, 71 वॉर में भी हम आउट नंबर्ड होते हुए भी एक इंतहाई मुश्किल हालात में पाकिस्तान आर्मी लड़ी। कारगिल में भी हमारी और उनकी फोर्सेस का कोई कंपैरिजन नहीं था। मेरी एक यूनिट के ख़िलाफ़ उनकी एक डिवीज़न आर्मी थी। हमारी यूनिट अपने रोड हेड से 3 दिन की मुसाफत पे थी पैदल, और जबकि इंडियन आर्मी उनका रोड हेड हमारे बिल्कुल सामने था। हमारी पोस्टों में 300 गज़ का कुछ जगह पे फासला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह
कोई एक पोस्ट भी वो हमसे लड़के छीनने में कामयाब नहीं हुए। आसिम पोस्ट जो कि शुरू में जिस दिन जंग शुरू हुई उस दिन वहाँ पे 8-10 लोग थे, आखिर तक वहाँ पे एक प्लटून की स्ट्रेंथ हो गई थी। शुरू में कोई दिन ऐसा नहीं था जब वहाँ के ऊपर हमला नहीं होता था, और कोई ऐसी रात नहीं थी जब मेरी एक से ज़्यादा पोस्टें ज़ेर अटैक दुश्मन की नहीं होती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आउट नंबर्ड होते हुए भी हमारी फोर्सेस के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं था, हमने उनको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। एक इंडियन नैरेटिव है कि हमने शायद उनकी लाशों की बेहरुमती की, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो उन्हें जो उनके ज़ख्मी और शहीद मरते थे लोग, उनको हमने इजाज़त दी कि सफ़ेद झंडा लहराएं, अनआर्म्ड आएँ और इनको उठा के ले जाएं, मगर ऐसा भी नहीं करते थे। उनकी लाशें पड़ी रहती थीं, उनसे तगफुन होती थी, मगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको आके लेके भी जाते। और हमने किसी भी दुश्मन के सिपाही की जिस्म की बेहुरमती नहीं की। वो उन्होंने ख़ुद अपनी फ़ौज में शायद ये जज्बा उभारने के लिए ये कहा, ऐसा नहीं हुआ। इवन जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट, दोनों एयरक्राफ्ट मेरे एरिए में गिरे, तो जब नचिके को पकड़ा गया, उनका पायलट, दूसरा तो अजय आहूजा एक बहादुर आदमी था जो कि मर गया, मगर जो दूसरा पकड़ा गया उस वक्त भी उसने मुझे, जब मेरी उससे टेलीफोन के ऊपर बात करवाई गई, तो उसने कहा कि सर, फॉर हेवन सेक, आई एम एन ऑफिसर, हैव मर्सी। एंड आई टोल्ड हिम that Nachike, don't worry, you will be treated like an officer and you will be treated like a prisoner of war. His parents are also thankful to us. Whereas Indian Army अपने लोगों को उभारने के लिए एक पाकिस्तान आर्मी का गलत एक तासर देने की कोशिश करती रही। हम उस वक़्त भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक़्त भी अपने फ़र्ज से आंख नहीं चुराई। और ये बयानिया की जो जंग जिसका ज़िक्र हो रहा है, ये हम एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी का एक मिशन या एक उसका जज्बा कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जज्बे पे कायम है और कायम रहेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी के जवान अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कई शोहदा के वालिदैन को ये कहा कि आई विश आई हैड अ सन एज ब्रेव एज योर सन। एग्जैक्टली। मैं खुद अगले मोर्चों पे लड़ते हुए शदीद ज़ख्मी हुआ 16,000 फुट की बुलंदी पर। सही। मैंने अपने लोगों के बॉडीज़ रिसीव की हैं, अपने लोगों को कफन पहनाए हैं और ख़ुद भी ज़ख्मी हुआ हूँ। और मगर मुझे इस चीज़ का कोई मिलाल नहीं कि मेरी जो भी कुर्बानी थी वो मेरे अपने वतन अजीज़ के लिए, तो वो अपने कौज़ के लिए थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कायम हैं और कायम रहेंगे। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी बात आपने की कि जज्बा शहादत जो है ना, वो हर जज्बे से बड़ा है, और इसी वजह से जो हमें कामयाबियाँ हासिल होती रही हैं, होती हैं और होती रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ज़ाहिर है वो एक यादों का सिलसिला है। ये जो आज की बात है, मुस्तकबिल की बात है, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर जहाँ पर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के मौके पर दिफ़ाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीबात का भी सिलसिला जारी है। वहीं पर एक मैराथन रेस का भी इनेकाद किया गया है। बिल्कुल, रशीदाबाद से धनी के मकाम नौजवानों जो हैं वो इस वक्त शारा श्रीनगर नौजवानों ने मैराथन रेस में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है कि नारेबाजी भी जारी है। मुजफ्फराबाद शारा श्रीनगर से बिशारत मुगल से तफसीलात जानेंगे। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दफ़ाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पासबानी हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इस वक्त नौजवान बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले हैं। उन्होंने अपने हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी फ्लैग उठाए हुए हैं। आज़ादी के हक़ में और बहारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी हो रही है। मेरे हक़ में बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त जो नौजवान हैं वो रन फॉर फ्रीडम के लिए इस वक्त यहाँ से दौड़ लगाएंगे। और जो नौजवान हैं इस वक्त उनके जज्बात दीदरी हैं। इन नौजवानों का यही कहना है कि हम अपने वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी से
दरेग नहीं करेंगे। नौजवान अभी यहाँ से दौड़ लगाएंगे, 1 किलोमीटर की ये दौड़ होगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आने वाले नौजवानों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। आज़ाद कश्मीर बार में यौम दफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला जारी है। कश्मीर बशारत मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बता रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर कश्मीरी अपनी जदोजहद आज़ादी के लिए सिर्फ बरसरे पैकार है मकबूजा कश्मीर में, वहीं आज़ाद कश्मीर में नौजवान उसी फ्रीडम के लिए इस वक्त बरसरे पैकार भी नज़र आ रहे हैं। लगारी साहब, इन जज्बों की बात हो रही है, उन वाक़यात को याद करके वो चीज़ें ताज़ा हो रही हैं। आप जैसे जो सीनियर लोग हैं, जनरल खालिद नईम लोधी साहब बता रहे थे, ब्रिगेडियर साहब बता रहे, आप बता रहे हैं कि उस वक्त जो जज्बा वो था, वो जज्बा हमने उसके बाद भी फिर देखा मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन, न सिर्फ जंग के बल्कि ऐसे कुछ मामलात पे, कभी सैलाब आ जाता, कभी ज़लज़ले की सूरत हुई, ये कौम इकट्ठी होती है। इस कौम के अंदर बड़ा भरपूर वतन से मोहब्बत का जो एक जज्बा है वो कम ही नज़र आता है कि किसी कौमों के अंदर। फिर हमने क्योंकि आपका एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ और बड़ा तवील ताल्लुक़ है मीडिया के साथ, अभी जनरल साहब ने एक बात की थी कि उस वक्त शुअरा ने जो लिखा, जो पाकिस्तान को उस वक्त प्रिंट मीडिया वो जो बना रहा था, जो उस वक्त के सिंगर्स वो गा रहे थे, उस पूरी कौम के और अफवाज पाकिस्तान के जज्बों को उभार रही थी। सर, वो ये भी एक पूरी पैरेलल जंग होती है लगारी साहब, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, उस वक्त इतनी हैरत अंगेज़ शायरी हुई है कि आज भी ये तकरीबन इसको जो है 56 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है 65 की जंग को, और हम वो यादें अगर हम रिकॉल करें कि किस तरह से नगमे लिखे गए, किस तरह से वो नगमे लिख कर आएगा, फिर उसके बाद कितनी देर में बहुत मुख्तसर से में रिहर्सल हुई, रिहर्सल के बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई। ये लगता था कि आनन फानन ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई फैक्ट्री लगी है और फैक्ट्री से जो है तराने निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। और बाज़ तो शायरों ने तो इतनी कमाल की शायरी की। अभी हमला हुआ दुश्मन का हमला जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और खित्ता लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। यानी ये लगता था कि अभी तो वाक़या हुआ है, अभी तो वो इंडियन इस तरफ को घुस रहे थे, इधर तो आ रहे थे, और अगले दिन जो है वो नगमा पूरे फिजाओं में गूंज रहा है। और फिर उसके बाद जो मलका तरन्नुम ने लगातार उन्होंने रात दिन जाग कर जो नगमे रिकॉर्ड कराए, वो आज भी सुने जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर वो सच्चाई मौजूद थी, वो जज्बा मौजूद था। और देखें, ये सच्चाई पैसे से नहीं आ सकती, ये दौलत से नहीं आ सकती है। ये सच्चाई जो है वो इस बात से नहीं आती है कि आपको क्या इसका रिवार्ड मिल रहा है, आपको इसका क्या इनाम मिल रहा है, और आपको इसका क्या मुआवजा मिल रहा है। वतन से मोहब्बत जो है, मिट्टी से मोहब्बत जो है, वो आशुफ्ता सिरों का काम होता है। उनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है कि क्या मटीरियल है, क्या चीज़ें हैं। देखें, ये सरजमीन जो है ना, ये तुफ्तान से जेमनी तक और वहाँ काशगर के करीब से लेकर जो है वो पूरे के पूरे इन इलाकों तक, वाखान से लेकर हमारे आखिरी सरहदों तक जनूब में, तो ये इस खित्ते की जो इकाई है, वहदत जो है, वो है असल चीज़, वो है असल जौहर, वो है असल कुव्वत। इसमें बिल्कुल हमारे रंग हैं, हमारी ज़ुबानें हैं, हमारी तहजीबें हैं, हमारी कल्चर है, हमारा बोल चाल है, हमारा अपना सब कुछ है। और इसके अंदर मुख्तलिफ रंगों के अंदर, जब आप वो जो आपने बात की थी कि जब कोई आफत आती है, जब कोई ज़लज़ला आता है, जब कोई सैलाब आता है, तो इतनी हैरान कुन बात होती है कि जिसके घर में जो कुछ रखा होता है वो लेकर आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने इस तरह के मनाजिर, दुनिया में हम हर जगह जाते रहे हैं, इस तरह के मनाजिर नहीं होते हैं कि डिज़ास्टर के अंदर, कोई भी किसी भी किस्म का डिज़ास्टर, तो लोग एक हो जाएं। लगता है कि एक जान हो गए हैं, इनकी जान भी अलग नहीं है, इनके दिल भी अलग नहीं है, इनकी रूह अलग नहीं है, वो सब कुछ एक जान होते हैं। तो ये होता है वो जज्बा, और ये जज्बा था सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने क्या उन दिनों में नगमे लिखे थे, पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो लबदी फिरे बाजार पूरे। और नूर जहाँ ने क्या नगमे गाए थे, ए वतन के सजीले जवानों, और इसके साथ साथ वो मेरा माही छैल छबीला।
तो जो गाने वो तो अब भी गाए जाते हैं और अब भी उनको याद किया और जाता है। ना सिर्फ गाने बल्कि उस वक्त 1965 की उस जंग में शायरों के कलम का बहुत कमाल था। वो जो एक जज्बा उन्होंने उभारा, हबीब सुबहानी की एक छोटी सी नज़म है जिसमें वो दुश्मन के जो गुरूर है उसको वो तोड़ती है और जवानों को हौसला देती है कि बड़े चलो दिलावरों मुजाहिदों, मुहाज़े कुफ्र तोड़ दो, सितम के रुख को मोड़ दो, सरे गुरूर फोड़ दो, कदम उठाओ तेज तर मुस्लिमों बहादुरों, बढ़े चलो दिलावरों मुजाहिदों। ये सारे जज्बे लगा। सब आप मैडम नूरजहां की बात करते, शौकत अली और मसूद राना का वो जो गाना था तो ऐसे लग रहा था कि 6 सितंबर की रात तारीकी में हमला हुआ है और पूरी कौम को उठा रहे हैं ना कि जाग उठा है सारा वतन। क्या गीत था। तो वो आप देखें कि वो पूरा एक जज्बा आज भी पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा दोबारा से वायरल हो रहा था ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो वही जज्बा दोनों सिंगर्स आज हम में मौजूद नहीं हैं, ना शौकत अली साहब ना मसूद राना साहब, लेकिन उनकी आवाज़, उनका जज्बा वो वतन के लोगों के लिए उसी तरह से उभर कर वो सामने आ रहा है। मैं लोधी साहब आपसे, सर आप चवंडा की बार बार बात हो रही है सर, उस वक्त अभी ब्रिगेडियर साहब बात करके गए कि लाशों की तौहीन, तो मुझे एक वाक़या याद है कि बरतानवी सहाफ़ी अल्फ्रेड कुक ने लिखा था कि उस वक्त एक लेफ्टिनेंट को मैं देख रहा था कि जो सर और धड़ दोनों भारतीय फ़ौज के उठा के वो लाश को इकट्ठे वो रख रहा था। तो ये एक तो चवंडा का सर 300 टैंकों का एक ही वक्त में 20-21 जो मील का पूरा वो इलाका है उस पर हमला होना, फिर वो उसमें सेंचुरियन और शर्मीन किस्म के टैंक जो हैं वो हमलावर हो रहे हैं। पाकिस्तान की एक छोटी फ़ौज है, तो इसको कैसे ये हो कि दूसरी जंग अजीम के बाद इतनी बड़ी टैंकों की ये जंग हो, उसको पाकिस्तान की फ़ौज इसको रोक सके? जी, ये तो आप देखें ना, बात कई दफ़ा साबित हो चुकी है, हाल ही में भी साबित हुई है कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहनाने से या हथियार हाथ में पकड़ा देने से कोई फ़ौज तैयार नहीं होती। फ़ौज जब तक उसका मोराल ठीक ना हो, उसकी लीडरशिप अच्छी ना हो, उसका जज्बा अच्छा ना हो और वो किसी मकसद उनके सामने ना हो, उस वक्त तक फ़ौज जो है उस तरीके से नहीं लड़ती जैसा कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इनको टैंक थमा दिए, ये दे दिया। तो आपने सुना होगा यही चविंडा की लड़ाई, ये तो आपको सबको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी और उसमें जितने टैंक इस्तेमाल हुए। अब टैंकों को मारने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है एंटी टैंक गन्स होती हैं, उनको रिकॉयललेस राइफल्स कहते हैं, या कोई मिसाइल। एक ये टैंक को मारता है। एक तीसरी चीज़ होती है एंटी टैंक माइंस, वो बारूदी सुरंगें जो बचाते हैं। अच्छा, सूरत हाल ये थी वहाँ पर कि चूँकि ये अचानक हुआ सब कुछ, तो माइनें पहले बचाई जाती हैं, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, और माइन बचाई जाती है इस तरीके से कि टैंक उसके ऊपर से गुजरे और वो फटे। तो जिसको अब उधर से टैंक आ रहे हैं, इधर से हमारे सिपाहियों के हाथ में माइने हैं और कोई समझ नहीं आ रही क्या करें। इन्होंने क्या किया कि वो क्रॉल करते हुए माइन को आगे लेकर गए और बढ़ते हुए टैंकों के नीचे रखना शुरू कर दिया। ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने अपने सीनों के साथ बम बांधे। उनको यकीन था कि मैं भी इसके साथ उड़ जाऊंगा, लेकिन फिर देखें कि हमारे जवानों का जज्बा, उन्होंने बहुत सारे टैंक इस तरीके से तबाह कर दिए कि जो एंटी टैंक माइन थी, जो बारूदी सुरंगें थी, बढ़ते हुए टैंकों के आगे हाथ से रख दी। अच्छा, लोधी साहब आपकी बात में चाहूँगा मुकम्मल करें। मुझे एक शेर इस पे याद आ रहा है, बिल्कुल यही जो सिचुएशन है। वो कह रहे हैं कि लगारी साहब, जमील साहब, आपकी नज़र के तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं, तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं, हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओं की गोद में जब दूध पिया करते हैं। तो ये मंजर चवंडा का लोधी साहब बिल्कुल वैसे ही शायद नजर आ रहा है जो आप मंजर कशी कर रहे हैं। तो ये जो गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, ये स्टील की चीज़ों के आगे जब सुपर अपने हो जाते हैं, सीना सुपर हो जाते हैं, तो फिर कोई चीज़ इनको रोक नहीं सकती। और ये सारा जज्बा ने सही कहा कि ये जिन माओं की गोदों में पलते हैं, ये वहाँ से ये जज्बा लेकर आते हैं, उस दूध से ये जज्बा लेकर आते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस ऐसी कौमों को, हमारे पाकिस्तान जैसी कौम को कोई भी मैली आंख से दे सकता है इंशाल्लाह। और बल्कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कोई गलती करे हिंदुस्तान, और वो जो बार बार कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर पर आएंगे, तो आएँ ताकि फिर वो देख लें कि फिर इधर से जवाब क्या मिलता है और फिर कैसा जवाब मिलता है। और इस वक्त मेरा ख्याल जो जज्बा है हमारी कौम का, ये बिल्कुल पीक पर है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी
कड़वाहट भी कम हुई है लोगों में, थोड़ा सा लोगों को समझ आने लगी है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ये क्या चीज़ है। ये अगर हम इससे निकल गए तो आप यकीन करें कि हमें हमारा रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त, वाकई आपने सही कहा कि वही जज्बा ही होता है ना जिसके तहत कौमें बना करती हैं, कौमें इकट्ठी हुआ करती हैं, कौमें अपनी जान की परवाह करते हुए दुश्मन के सामने खड़ी हो जाती हैं। जमील, अभी हम बात कर रहे हैं कि डिसइन्फॉर्मेशन, हमारा बयानिया हमारे कौम के बच्चे को कितना ज़रूरी है ये बताना। हमें हर दिन के हवाले से, अपनी तारीख़ के हवाले से, खुद माएँ मुझ समेत और घरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में हमें खुद, और फिर एंकर्स की हमारी खुद कितनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी यहाँ पर भी एक फ़ैन फॉलोइंग है, हमारी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आप किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं और वो नैरेटिव जो हमें बिल्ड करना है वो हम किस तरह से कर सकते हैं? देखें सुमैया, ये जो नैरेटिव की बात है इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करता हूँ। पहले जो इतनी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है, जनरल साहब हैं, लगारी साहब हैं, इन्होंने बात की और एग्जांपल्स दी अशार की। 1965 की बात नहीं है, अगर आप दौरे इकबाल से, अल्लामा इकबाल के दौर से देख लें तो उन्होंने ही कहा था ना कि लड़ा दे ममोले को शहबाज से। तो ये जो पावर मिथ है, ये पावर मिथ इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये इकबाल ने ही कहा था ना कि हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो ये तो हमारी लेगेसी है। तो ऑन ए लार्जर स्पेक्ट्रम अगर आप पावर मिथ को ओवर रूल करके देखें तो ग़ज़वा बदर को देखिए जिसमें 313 ने हजारों का मुकाबला किया। और अगर आप लार्जर स्केल से माइक्रो स्केल पे आप पाकिस्तान को ले लें एज ए मुस्लिम स्टेट, आप 1965 की वॉर को देख लें जिसमें अब हजारों ने लाखों की फौज का मुकाबला किया कि कोई कंपैरिजन ही नहीं था आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट्स का। और फिर आप 1999 की कारगिल को देख लें, उस वक्त कौन सा पावर का जो तवाजुन था वो बराबर था। फिर 27 फरवरी को देख लें, जब यहां से JF-17 थंडर उड़ा है तो उसने MiG-21 और वो जो राफेल के दावे करते हैं उनको जाके उड़ा के मारा है। तो ये अब पावर का मसला नहीं है। तो फिर वहां पर नरेंद्र मोदी ये कहते रहे कि अगर राफेल होता तो ये हो जाता। तो भाई साहब, और ये भी कहा कि JF-17 थंडर ने हमारा कुछ नहीं किया, हमारा किसी ने बिगाड़ा तो वो F-16 था। तो भाई आपको चपेट पड़ी है, चाहे 16 से पड़ी हो या JF-17 थंडर से पड़ी हो, चपेट पड़ गई है। अब बात आ जाती है नैरेटिव्स की। तो नैरेटिव्स के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मुनाफिकीन तो हर दौर में रहे हैं। आप चारों खुलफाए राशिदीन को देख लें, उनकी जो शहादतें हुई हैं वो किन की वजह से हुई है। आप करबला का वाकया देख लें, वो कैसे हुआ। तो हमारे अपने अंदर, ये तो हमारी तारीख है, ये हर नेशन के अंदर मौजूद होते हैं। इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको गलत रास्ते पर लगाया जाता है। अब जरा टेक्नोलॉजीज के जो मोड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब नैरेटिव बिल्ड करने का अंदाज कुछ और है। मैं आजकल की यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर देने का मुझे 2-3 जगह बड़ी यूनिवर्सिटीज में, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में इत्तेफाक हुआ, हमारे बच्चों को 2 नेशन थ्योरी का ही पता नहीं है। दे डिडंट इवन नो व्हाट 2 नेशन थ्योरी इज। उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान बना था तो किस नैरेटिव और किस नजरिए के ऊपर बना था। उनको ये नहीं पता कि नजरिया पाकिस्तान हमारी बुनियादी इस्लामी अक़दार और असास है। उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसलाइन का नहीं पता, उनको आर्टिकल 19 का नहीं पता। और फिर जिस रॉ में वो बहते चले जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग का फुकदान है। ट्रेनिंग का फुकदान ऑन द लेवल ऑफ देयर हाउस, घरों के अंदर मायने नहीं करती, वालिदैन नहीं पूछते। यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स बना दिए गए हैं जो बिजनेस रन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और फिर सोशल मीडिया पर आते हैं तो उनको जो नैरेटिव अच्छा लगता है अपने मिजाज के हिसाब से उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इसको अब सेट करना होगा, करेक्शन होना शुरू हो गई है। और पावर मिथ का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मेजर गौरव आर्या ने आज से तकरीबन 6 महीने पहले टीवी चैनल पर बैठकर बोला था कि 3,75,000 की अफगान फौज को 75,000 अफगान तालिबान किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। तो पावर मिथ तो वहीं पर खत्म हो जाती है कि इतनी बड़ी सुपर पावर को 300 सालों में 3 मरतबा
यानी 300 सालों में अफगान सरजमीन पर 3 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त हुई है। पौने 200 साल में 3 बड़ी सुपर पावर, ताजे बर्तानिया, सोवियत यूनियन, अमेरिका खाक चाट कर निकला है। तो ये पावर मिथ, ये जज्बा है ऑन ए लार्जर स्केल, ये मुसलमानों में इनकलकेट करके आया है। और ऑन ए माइक्रो लेवल पाकिस्तान के ऊपर देखें तो एज ए मुस्लिम स्टेट हमारे अंदर, हमारे हर पाकिस्तानी के अंदर मौजूद है। बस जरूरत इस बात की है कि हमने ये चेक करना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो बड़ी हाइब्रिड किस्म की जनरेशन है, उनको नहीं पता कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको करेक्ट कैसे करना है और इस नैरेटिव के बारे में कैसे बताना है कि व्हाट इज 5GW और 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है। और आने वाली जो जंगें होंगी वो न्यूक्लियर वॉर्स नहीं होंगी, एटॉमिक वॉर्स नहीं होंगी, वो यही वॉर्स हैं जहां आपके अजहान तब्दील किए जाएंगे, आपके जहनों के अंदर गंद भरा जाएगा, आपको अपनी अफवाज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। तो उससे लड़ना है, उसको करेक्ट करने के लिए हमें सबको काम करना होगा और मां की गोद से ही ये काम स्टार्ट होगा। बिल्कुल। अच्छा जमील, बिल्कुल ये आप बात सही कर रहे हैं और इससे कम लोग हैं और उन्हें दिफाए पाकिस्तान में बोल खुसूसी ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान 1965 से आज 2021 पे 56 सालों की ये तारीख़ है जो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा शहादत के, जज्बा जिहाद के एक मनाजिर पेश करती है। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम ने सन 1965 से लेकर आज तक दुश्मन को हर महाज पर नाकू चने चपाए हैं। अगर अभी हालिया सूरत हाल देखें तो सिर्फ 2 साल पहले पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह से भरपूर किस्म का जवाब दिया है और MiG-21 को गिराया और उसके बाद उनके पायलट को पूरी दुनिया के सामने वो वापस किया, पाक फ़ज़ाइया की भी एक ख़ास कामयाबी इस सारे मंजर में नज़र आती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं चाहे वो सरफराज रफ़ीकी हों या MM आलम हो, तादाद कम, बिल्कुल तादाद कम होने के बावजूद पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इतनी मजबूत सुमैया थी कि भारत को जुर्रत नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अंदर दाखिल हो सके। उनके अपने अड्डों पर MM आलम के वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उनके हमले हैं वो भी सामने हैं और उस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की अफवाज है उनके उड़ते हुए जहाज़ों से एक खौफ पैदा हो रहा था भारतीय अफवाज। और 27 फरवरी की बड़ी अच्छी आपने याद ताज़ा की, वो चाय कभी नहीं भूलेगा भारत। और वो चाय पिलाई जो उनको बहुत ही महंगी पड़ी और पूरी दुनिया ने देखा कि हम किस तरीके से अपना दिफा करना जानते हैं और अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। ज़ाहिर है ये याद भी हम ताज़ा करेंगे। माशा रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमें ट्रांसमिशन किस हिस्से में ज्वाइन करें, उनको वेलकम कहेंगे। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम 1965 की जंग की यादें भी ताज़ा कर रहे हैं, हम उस वक्त की कौम का जज्बा और 27 फरवरी 2019 का वो जज्बा, वो दोनों हम याद कर रहे हैं। और उन दोनों को अगर हम देखें और ज़ाहिर 1965 को जिस तरीके से हम याद करें, वो जो सर जज्बा था, वो जो वक्त था और जिस तरीके से पूरी कौम मुत्तहिद हुई और जिस तरीके से दिफा मुल्क का किया गया, सर आप क्या समझते हैं आज तजदीद अहद वफा का दिन है और उस दिन को याद करने का दिन है, किस तरीके से हमें अपनी आज की नस्ल को बताना चाहिए उन कुर्बानियों के हवाले से? देखिए 1965 वो एक ऐसा कलीदी मौका था जिस पे कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, जिसमें फौज, फ़ज़ाइया और नेवी तीनों शामिल थी, इनका पहला इम्तिहान, बड़ा इम्तिहान भारत के साथ एक जंग की शक्ल में सामने आया। और इन्होंने उन रवायात को फाउंडेशन के अंदर समो दिया, उन रवायात को जो कि उससे पहले 20 साल में तैयार हुई थी। और वो रवायात क्या थीं कि अददी बरतरी के बावजूद या अददी कमतरी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं, पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों की तीनों अपने दुश्मन और अपने दुश्मन का मुकाबला करने की अहलियत, उस पर सबकत ले जाने की अहलियत और उसके बाद अपना जो मिशन उनको दिया गया था उस मिशन को मुकम्मल करने की अहलियत रखते हैं। जब ये मामला सामने आया, और इससे याद रखिए कि ये उस वक्त का सफ़र है जब 1947 से लेकर 18 साल सिर्फ हुए थे पाकिस्तान को बने हुए, उस वक्त ये जंग हम पे मुसल्लत हुई। तो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में थे और उसके बाद हम अपनी जगह 18 साल की उम्र में मुल्क बहुत अभी कमसिन होते हैं, उसके बावजूद उस किस्म का तजुर्बा, उस किस्म की एक जज्बा हुब्बुल वतनी कह लीजिए, उसके बाद जज्बा जैसे कहते हैं कि अपने मिशन के साथ मोहब्बत, ये चीज़ें हैं जो कि उस वक्त तक हमारे लोगों में, हमारे सिपाहियों में, हमारे पायलट्स में, हमारे नेवल सेलर्स के अंदर ये समो दी गई थी, आ गई थी। और हर शख्स
अपना मिशन अपने से बेहतर तौर पे कंडक्ट करने की कोशिश करता था। और ये जो प्रोफेशनल एक्सेलेंस थी, इसने अंडरराइट किया 65 की वॉर। उसके बाद ये सफ़र और ये जो फाउंडेशन में गया, हमारी बुनियादों में ये गया, तो ये हमारी रिवायात का हिस्सा बन गया, हमारी अफवाज की रिवायात का हिस्सा बन गया। आज भी आप जब देखते हैं रिसेंटली पिछले 20 साल के अंदर जिस किस्म की फौज की हमारी जिस किस्म का एप्लीकेशन रही है पाटा के अंदर और बाकी मामलात के अंदर, वो आपने देखा। फ़ज़ाइया का पिछले 2 साल पहले आपने कंडक्ट देखा 2019 के अंदर। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको बताती हैं कि वो सफ़र जो कि 1965 में जिसकी बुनियाद रखी थी, अभी तक उसी तगो-दौग के साथ, उसी शद्दोमत के साथ, उसी इंसिस्टेंस, परसिस्टेंस और उसी बिलीफ के साथ, ईमान के साथ, ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की अफवाज को मुमताज़ करती हैं और दुनिया को दिखा देती हैं कि किसी भी मौके पे, किसी भी मरहले पे, किसी भी चैलेंज पे ये अपना आप दिखाना जानती हैं, अपने मुल्क की खिदमत करना जानती हैं, अपने मिशन को मुकम्मल करना जानती हैं। ये है पाकिस्तानी अफवाज का असास, ये है उनकी रिवायात और ये है उनका को अचीव करने का मिशन जो होता है। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं जो कि उनको डिफरेंशिएट करती हैं किसी और फौज से। ये तो जज्बे की आप जो बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है जो पाकिस्तानी अफवाज में, पाकिस्तानी अवाम में नज़र आता है। लेकिन मार्शल साहब, एक चीज़ जो है, हम तकरीबन 1965 और फिर 2019 तक की 54-55 साल के वक्त के देखते हैं कि उस वक्त भी जो आपके सीनियर्स हैं, चाहे वो सरफराज रफ़ीकी साहब हों, चाहे वो एम आलम साहब हो, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, सरसद चौधरी साहब, एक से एक बड़ा नाम है। लेकिन शहजाद साहब, 2019 यानी 54-55 साल बाद भी पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया है, वो उसी तरह से जवाब दे रहे हैं। हमारा तो जज्बा ये है, वहाँ क्या मामला है कि MiG-20 जैसे एक ज़बरदस्त किस्म के तैयारे भी उनके पास हों, उसके बावजूद वो तब भी शिकस्त खोर्दगी, अब भी शिकस्त खोर्दगी। तो ये टेक्निकली जो आप बात करें, अगर बैसियत एयर मार्शल, वो क्या वजह है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इतनी मजबूत है? हाँ, इसका देखिए बुनियादी वजह ये है ना कि 1971 में मैं एयरफोर्स के साथ सफ़र का आगाज़ किया, 1971 में, और मैं 2006 तक इस एयरफोर्स के साथ रहा। ये 35 साल का तकरीबन सफ़र बनता है। इस 35 साल के सफ़र में हमने जिस किस्म की कमिटमेंट और डिवोशन टू ड्यूटी और प्रोफेशनल एक्सेलेंस, एक ही चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को समझ आती है, वो है प्रोफेशनल एक्सेलेंस। एक होती है सक्सेस, कामयाबी, आपने किसी ने 1 गोल किया, आपने 2 गोल कर दिए, नहीं। हमारा मकसद ये होता है कि हर मैच में कम से कम 10 गोल होने चाहिए। ये है हमारा मकसद, ये है वो जज्बा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को डिफरेंशिएट, हर शख्स अपने शोबे में अपने आप को बाकियों से एक्सेल करने की कोशिश करता है, अपने आप से बढ़ के परफॉर्म करने की कोशिश करता है। यही सफ़र, और ये जो 2019 में हुआ, ये सफ़र 2019 में शुरू हो के 2019 में नहीं अंदाज पजीर हुआ। ये सफ़र भी उससे 20-25 साल पहले का शुरू किया हुआ। बिल्कुल सन 2000 के अंदर फैसला हुआ कि इस किस्म की एयरफोर्स चाहिए होगी, इस किस्म की जंगों की जरूरत होगी, इस तरह के हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा। ये हुकूमत वक्त ने आपको पैसे दिए, हुकूमत ने आपको पैसे दिए उन प्रोजेक्ट्स के लिए, उन जहाज़ों के लिए, उस निज़ाम के लिए जिसने कि आपको 2019 डिलीवर किया। ये 20 साल की जद्दोजहद थी। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे ही जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल आपने सही कहा, एक पूरी एक हिकमत अमली होती है जो सालों पर मुहित होती है, ऐसे ही सब कुछ नहीं होता। ब्रिगेडियर रब नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे इस ट्रांसमिशन में। रब नवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर। 1965 की जंग के हवाले से, उनकी यादों के हवाले से, ज़ाहिर वो जज्बा, वो 17 रोज़ा जंग, क्या बताएंगे सर? वो यादें ज़रा ताज़ा कीजिएगा हमारे साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1965 की जंग में मैं बुनियादी तौर पे आई वाज लेफ्टिनेंट जी, ओके, और 1965 जी ये 1 साल पहले 1964 के करीब ये दुश्मन ने पहले हमला किया था नया छोर खोखरा पार, ये एक इलाका है रन कच्छ की तरफ। तो वहां से लड़ाई में जो दुश्मन हमला कर रहा था, हमने उसका सिर कुचला था। उसके बाद इंडियन टेक्निकली वो जो उन्होंने हमला किया था, वो उनकी कोशिश थी कि वो पंजाब और सिंध को दरमियान में से काट ले।
उसमें वो नाकाम हुए और फिर से कोटली सेक्टर में हमला किया। तो मेरी ट्रांसफर एज परफॉर्मेंस जो कि रन कच्छ में अच्छी थी जी, तो आई वॉज पोस्टेड टू आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट। ठीक, वहां पे जो लड़ाई है उसका मुख्तसर मैं हवाला भी दे दूंगा, उसकी एक्सप्लेन करूंगा। जी जी। और उसके बाद जो मैंने सबक सीखे हैं जो कि मैं कन्वे करना चाहता हूं अगली जनरेशन को कि नाउ आई हैव क्रॉस 81, लेकिन मेरा अब भी जोश व जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई मुतासर नहीं हुआ। रब नवाज साहब बहुत शुक्रिया सर। 1965 की जंग के हवाले से, उनकी यादों के हवाले से, ज़ाहिर वो जज्बा, वो 17 रोज़ा जंग, क्या बताएंगे सर? वो यादें ज़रा ताज़ा कीजिएगा हमारे साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1965 की जंग में मैं बुनियादी तौर पे आई वाज लेफ्टिनेंट जी, ओके, और 1965 जी जी, ये एक साल पहले जी, 1964 के करीब ये दुश्मन ने पहले हमला किया था छोर, नया छोर, खोखरा पार, ये एक इलाका है रन कच्छ की तरफ। जी, तो वहां से लड़ाई में जो दुश्मन हमला कर रहा था हमने उसका सिर कुचला था। उसके बाद इंडियन टेक्निकली वो जो उन्होंने हमला किया था वो उनकी कोशिश थी कि वो पंजाब और सिंध को दरमियान में से काट ले। उसमें वो नाकाम हुए और फिर से कोटली सेक्टर में हमला किया। तो मेरी ट्रांसफर एज परफॉर्मेंस जो कि रन कच्छ में अच्छी थी जी, तो आई वॉज पोस्टेड टू आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट। ठीक, वहां पे जो लड़ाई है उसका मुख्तसर मैं हवाला भी दे दूंगा, उसकी एक्सप्लेन करूंगा। जी जी। और उसके बाद जो मैंने सबक सीखे हैं जो कि मैं कन्वे करना चाहता हूं अगली जनरेशन को कि नाउ आई हैव क्रॉस 81, लेकिन मेरा अब भी जोश व जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई मुतासर नहीं हुआ। अगर लड़ाई छिड़ती है तो मैं अब भी बॉर्डर पे जाने को तैयार हूं, जबरदस्त। और मैं यंग जनरेशन को गाइड कर सकता हूं कि लड़ाई किस तरह लड़ी जानी चाहिए। तो कमिंग बैक टू जो मैंने लड़ाई लड़ी थी 1965 भी, ये इलाका है कोटली सेक्टर, एक इलाका है तत्ता पानी का इलाका कहलाता है। वहां एक दुश्मन की पहाड़ी थी जिसका नाम मालपोस था। ये मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर की तरफ है, मकबूजा कश्मीर में थी। तो वहां से मैक्सिमम तोपखाने का फायर, रॉकेट्स लॉन्चर्स वो बहुत ज्यादा नुकसान करते थे। इसको मैंने दरा शेर खां के रास्ते सिर्फ एक कंपनी के साथ उस पहाड़ी पे मैंने कब्जा ऑक्युपाई उसको कर लिया। और जो असल चीज थी वो मैंने इतनी समझदारी के साथ उसको एक किला नमा बना दिया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर होते हुए दुश्मन बार बार हमले करता था इस पोस्ट पे, लेकिन वो पोस्ट मैंने जाने नहीं दी। वो पोस्ट को जब मैं इब्तदाई तौर पे वहां पहुंचा हूं तो वहां पे उसके मैंने लेयर्स बना दी कि अगर एक लेयर उड़ भी गई तो उसके ऊपर दूसरी लेयर है, उसके ऊपर तीसरी। जो अच्छी चीज मैं बताना चाहता हूं कि एक जज्बा वहां की लोकल पॉपुलेशन जो मुसलमान थे मकबूजा कश्मीर में, वो भी वॉलंटरीली मेरे साथ आके कुछ मिल गए थे। उनमें राजपूतों का कबीला था, सुदन और मिन्हास, और कुछ पठानों के लोग जो वॉलंटियर वहां गए हुए थे वो भी मेरे साथ आके मिल गए। तो मेरे पास
एक माकूल फोर्स बन गई, जो कि टोटल 150 आदमी की मेरी फौज थी। तो मैं हर रात एक वो सिस्टम बनाया हुआ था बड़ा खाने का, जिसमें मैं लोगों को रख भी लेता था और अपने साथ उनको ट्रेनिंग हथियार देकर लड़ाई में हिस्सा लेता था। एक और जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं फूल्स लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, इट इज वाइजर टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया, क्योंकि ये मकबूजा इलाके में एमुनिशन खत्म हो जाता था। तो मैंने इन लोगों को जो मुहाजिर निकल रहे थे उनको एडवाइस किया कि आप अपने सामान बच्चे आज़ाद कश्मीर में छोड़कर वापस आएं, आपको दोबारा अपना सामान ले जाए, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। तो साथ ही मैंने अपनी बटालियन कमांडर्स को बता दिया कि जब ये वापस आ रहे होंगे खाली हाथ, बच्चे और सामान आज़ाद कश्मीर छोड़ने के बाद, इनके हाथ मेरा मजीद असला और राशन का सामान भिजवाते रहें। इस तरह मेरा असले की सप्लाई और खुराक की सप्लाई वो भी मैंने बहाल कर दी। ये दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं जी कि मैं टोटली तौर पे प्रिपेयर्ड था कि इस पोस्ट को किसी सूरत में खाली नहीं होना, और वो पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर होते तक वो दुश्मन मेरे से कैप्चर नहीं कर सका। इस दौरान में जो हमले होते रहे, मैंने 12 इंडियन आर्मी के जिंदा सोल्जर्स पकड़े थे, और ओवरऑल जो वेपन्स, बाकी वो वेपन्स और लाशें उठा के ले गए थे, 57 वेपन्स उनकी डेड बॉडी से उठवाकर वो भी आज़ाद कश्मीर की तरफ भिजवा दिए थे। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ इस लड़ाई में, ये जो जज्बा और ये जो हमला हुआ, जो आप बात कर रहे हैं सर, ये बड़े एक से एक जो है वो वाकया है, एक से एक आपके पास तो यादें हैं जो आज शेयर करते हैं। हम दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। साथ हमें उसामा गाजी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है। मोहम्मद उसामा गाजी, आपका बहुत शुक्रिया। यौम दिफा पाकिस्तान की ये खुसूसी आज ट्रांसमिशन है दिफा पाकिस्तान में बोल। उसामा गाजी, आप बहसियत एक नौजवान और वो भी लाहौर में रहते हुए, जिसके बारे में तो शौरा ने कहा कि खित्ता लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, जब ये लाहौर पर हमला हुआ और बरकी पर मेजर भट्टी हों, मेजर बलोच हों, उन्होंने पूरे उस बहस को रोके रखा हुआ। क्या जज्बा आज आप देखते हैं 56 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज के नौजवान में भी वैसा ही जज्बा है दिफा वतन के लिए, चाहे वो सिविलियन नौजवान हो या जो आज भी बरकी के महाज पर मौजूद हो। तो ये जो जज्बा है पाकिस्तानियों का, सबसे बड़ी दौलत तो ये है उसामा गाजी। बेशक, कोई शक नहीं। और मुदस्सिर, जिस तरह से 1965 में तारीख रकम की गई है, जिस तरह हमारे जवानों ने शुजात की, बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं, और उसी वजह से वो देखिए कि एक मशले राह जिस तरह से बन जाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि उनको देखते हुए, जिस तरह आपने लाहौर की बात की और उसके बाद आज तक वो जज्बा कायम है कि किस तरह लाहौर का दिफा किया गया, जिस तरह से पंजाब का दिफा किया गया, जिस तरह पूरे पाकिस्तान का दिफा किया गया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तमाम इदारों ने, आप देखिए कि आज भी स्टडीज़ होती हैं कि किस तरह से ताकत में कम थे हम, असलहे में कम थे, तादाद में कम थे, लेकिन उसके बावजूद अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का इस तरह से मुकाबला करना कभी तारीख में नहीं मिलता। और दूसरी जंग अजीम के बाद हमने जो सबसे बड़ी टैंकों की जंग देखी है वो चविंडा के महाज पर देखी, और उसको फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर चविंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा गया। कि आप देखिए कि स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी नजर आती थी, इसी तरह से कि भाई एक ज़्यादा तादाद में लोगों को लाकर एक ख़ास जगह मुतय्यन करके, चाहे वो लाहौर है, चाहे सियालकोट का इलाका है, मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पर अटैक किया जाए। लेकिन जिस तरह उस अटैक को रिपल्स किया गया है, जिस तरह शहादतें दी गई, जिस तरह जज्बे से लड़ा गया, बहादुरी से लड़ा गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप देखिए कि वो धाक जो पाकिस्तानी फ़ौज की, पाकिस्तानी जवानों की आज तक भारत में बैठी हुई है, उनके दिलों पर वो खौफ, जैसे अजीज़ भट्टी शहीद हो, मेजर शबीर शरीफ शहीद हो, दीगर हमारे शौदा हैं, राशिद मिनास, जितने भी हमारे शौदा हैं, लालक जान शहीद हैं, कर्नल शेर हैं, दीगर जिन्होंने आज तक शातिन, निशाने हैदर, दीगर बहुत से। तो आप देखिए अभिनंदन का जो आपको नजर आता है, आज भी
आज तक वो जज्बा कायम है और आज तक दुश्मन जो है उसके दांत खट्टे होते रहते हैं। तो मैं अपने गाजियों को, शहदा को इस पर सलाम पेश करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हैं। और जिस तरह हमारा दीन हमें सिखाता है कि तुम रब के शुक्रगुजार उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि जिसने तुम पर एहसान किया उसके शुक्रगुजार नहीं होते। तो हमें आज के दिन अपने शहदा को, अपने गाजियों को, उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है कि आज ये वतन, ये आज़ाद फ़ज़ाएँ हमें उनकी इन कुर्बानियों की वजह से नसीब हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने चविंडा का जिक्र किया, जाहिर है वो एक बड़ी तारीख़ है, टैंकों की इतनी बड़ी लड़ाई। और आज भी जब नौजवान वहाँ जाते हैं अपने बुज़ुर्गों के साथ तो उनसे पूछते हैं कि बताइए इस लड़ाई के बारे में और ज़रा कुछ किस्सा बताएं हमें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ज़रा मैं भी कुछ यादें ताज़ा करना चाहूँगी और ज़ाहिर हम ज़रा उस पर ही बात करेंगे 1965 की जंग के हवाले से भी। शहजाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है जब जंगें लड़ी जाती हैं तो असले से ज़्यादा जज्बे की ज़रूरत होती है और हमारी कौम के पास है जज्बा शहादत। वो जज्बा ही अलग है, वो एक फीलिंग ही अलग है जब एक शख्स जो मैदान जंग में उतरता है उसको सिर्फ एक ही शौक़ होता है और वो होता है शौक़ शहादत, कि अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। और शायद ही किसी और कौम के पास ये जज्बा नहीं है और यही वजह है कि हमने हमेशा इस तरह की जंगों में देखा कि कामयाबी हासिल की, महदूद वसाइल, महदूद असलाह, कम तादाद, लेकिन उसके बावजूद हम ही कामयाब हुए हैं। सर मैं चाहूँगी थोड़ी सी और यादें ताज़ा की जाएँ उस वक्त। देखिए मैं आपको जज्बा शहादत की बुनियाद बताऊं ज़रा। जज्बा शहादत तो एक अमूमी जज्बा है जो हमारे हर शख्स में है, मुल्क के हर शहरी में मौजूद है ये जज्बा, अपने मुल्क की खातिर, एक मकसद की खातिर। ये जो बुनियाद है इसकी, ये असल में उस कसम पे है जो कि आप कसम उठाते हैं जब आप अपनी वर्दी पहन लेते हैं, जो ओथ लेते हैं आप उसके अंदर। आप उसमें कहते हैं कि मेरी मिशन से, मेरा जो मुझे काम दिया जाएगा वो उससे मेरी शादी हो गई है। आई एम मैरिड टू माई मिशन एट द पेरिल ऑफ माई लाइफ। मुझे जहाँ कहीं जाएगा, जो मुझे काम दिया जाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी और जान उसको लगा के, दाव पे लगा के वो हासिल करूँगा। ये बुनियाद होती है उस कसम की जो कि हम अल्लाह की ज़ात को सामने रख के अपने उस मिशन के साथ खाते हैं जब हम अपनी वर्दी पहनते हैं। उसके बाद काम शुरू हो जाता है, उसके बाद वो जज्बा सामने आता है। आपके सामने बरकी में जो हुआ, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद अकेले अपनी कंपनी के साथ कितना बड़ा मुकाबला किया। उसके बाद सुलेमान की हेडवर्क्स, बाटापुर पे जब लाहौर पे हमला हुआ तो बाटापुर पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ और आप इस यकीन मानिए इतना बड़ा टैंकों की वो रेजिमेंट थी जो आ रही थी अटैक करने थ्रू बाटापुर इनटू लाहौर, कि उसमें एक फ्लाइट थी एक जहाज़ों की F-86 की 65 की जंग के अंदर जो कि किसी और मिशन पर जा रही थी। जब उसने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिया के टैंक आ रहे हैं, उसने अपने मिशन को छोड़ के बगैर किसी उसके इजाज़त के उनको अटैक करना शुरू कर दिया। सजाद हैदर साहब उस मिशन को लीड कर रहे थे, उसमें 8 जहाज़ थे। उन्होंने बॉम्बिंग कर करके, और जिसकी कहानी आपने सुनी कि उनका मेजर जनरल अपनी जीप छोड़ के भाग गया, वो जीप हम स्टार समेत पाकिस्तान के कब्जे में गई। फिर ब्रिगेडियर रब नवाज साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने अपनी जंग हुई चविंडा में, जो टैंकों की जंग हुई, वो तो एक कमाल था, एक पूरे का ये असल में हिंदुस्तान का बड़ा हमला था जो उसने पाकिस्तान पे किया। वो जीटी रोड को गुजरांवाला पे काटना चाहता था और इधर से उसका ख्याल था कि वो लाहौर को पीछे से भी हमला करके अलहदा कर लेगा। यहाँ पे फिर जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे, हमारे टैंकों के, हमारे सिपाहियों के, हमारे लोगों के, जिस तरह उन्होंने, फिर उसके बाद फ़िज़ा के अंदर जो जंग हुई वो आपको पता है उसका, आलम का नाम ले लीजिए, रफ़ीकी का नाम ले लीजिए, यूनुस का नाम, अलाउद्दीन का नाम, मुनीर शहीद का नाम ले लीजिए। ये वो शम्मे हैं, ये वो शम्मे हैं जो कि आज का जब पायलट या अफसर या कोई भी जवान पैदा होता है, ये शम्मे हाथ में लेके इन एरियाज़ में जाता है। हमारे लिए हमारा मिशन सुप्रीम है, हमारी सबसे बड़ी चीज़, मेरी अपनी ज़ात से बढ़ के, मेरी हर चीज़ से बढ़ के मेरा मिशन है। ये मिशन जैसा ब्रिगेडियर रब नवाज बता रहे हैं, उन्होंने नहीं हटना था वहाँ से, उनका मिशन था उसको पूरा करना। उसके बाद फिर वहाँ पे थिंकिंग ऑन हिज फीट और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मेरा ख्याल है यही तारीख है जो कि पाकिस्तान की अब तक हमारी हमारा हिस्सा बनी। रब नवाज साहब कुछ बताना चाहते हैं? जी ब्रिगेडियर साहब। जी, मैं इसी सिलसिले में एक कुछ बात को जाहिर करना चाहता हूं कि असल में कभी भी हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि इंडिया हमें ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा। वो समझता है कि उसकी भारत माता थी जो काट कर पाकिस्तान बना है। इस पॉइंट को इंडिया
कभी भी तस्लीम नहीं करेगा कि पाकिस्तान को, उसकी खुशहाली को, उसकी बुनियादी उसमें कोई किसी कानून को, हर चीज़ को वो बाला ताक रख के तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहेगा जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। और इसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक मोटे तौर पे कानून है कि टू यू शुड बी 3 times स्ट्रांगर, कम से कम 3 गुना ज्यादा हो तब हमला करें, और यू शुड बी 1/3 टू डिफेंड योरसेल्फ, और 1/3 हो कम से कम अपना दफा। हम 1/4 हैं इंडिया के जी। लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा जहाद, अपनी एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, बहुत ज्यादा मेहनत करके 1/4 होते हुए भी इंडिया अगर हमला आवर होगा तो हमारे पास जो एटॉमिक पावर है वो उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर इंडिया कोई बड़े लेवल पे करता है तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है एटम की और उसकी जो एक्यूरेसी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एज है इंडिया की निस्बत। हमारी एक्यूरेसी भी बेहतर है और टेक्नोलॉजी भी बेहतर है, और यही डिटेरेंट है जो इंडिया को खौफ रखता है कि हमला करेगा तो वो एक पुराना मुहावरा है, हम जो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो हम किसी वक्त भी को जो अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम किसी सूरत में भी उसको इस पाक सरजमीन पे कामयाबी नहीं होने देंगे। सर एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पर अब नवाज साहब, और बात सर आप लोग तो वहाँ मुहाज पे थे और जंग लड़ रहे थे, जो कौम का जज्बा था वो क्या था, वो किस तरीके से आपका साथ दे रही थी? जी उसका साथ यही बताना मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं आज़ाद कश्मीर में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहां से भी एक मुकम्मल एक जज्बा और तावन का एक माहौल था कि वो तमाम मर्द क्या औरतें क्या वो हमें दुआएं दे रही थी, हमें हयात आकर विक्ट्री के निशान बना रही थी। और जब कोई सिविल पॉपुलेशन एप्रिशिएट करता है फौज भी अब लड़ाई पे जा रही है तो उससे सिपाही से लेकर जर्नैल तक तमाम के तमाम का जो जज्बा है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये जज्बा मैंने आज़ाद अपने पाकिस्तान में भी देखा, क्योंकि 1964 में जब मैं रनकच में लड़ रहा था और मेजर शबीर शरीफ तब कैप्टन थे, वो भी साथ थे, तो हमने जब उसका हमला क्रश किया था तो मेजर शबीर शरीफ बाद 1971 में फिर वो कसूर बॉर्डर पे शहीद हुए थे और निशाने हैदर लिया था उन्होंने। तो मुझे आज़ाद कश्मीर में जब मैंने देखा तो वहाँ वॉलंटियर तौर पे होकर मेरे साथ लोग आके मिल रहे थे, और दुश्मन के ज़हन में ये था कि ये मैं शायद कर्नल हूँ और मेरे पास 800 या 1000 फौज है। दुश्मन बटालियन प्लस ब्रिगेड लेवल से अटैक करता रहा, लेकिन मेरे लड़ने की टेक्निक ऐसी थी कि जब वो तोपखाने का फायर करता था तो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के इस पोस्ट पे बहुत ज्यादा चिनार के दरख्त थे जी। और चिनार के जो दरख्त हैं उनको आग लग जाती थी, उसमें एक लावा सा निकलता है और जब तोपखाने का गोला गिरता है तो वो आग लगती थी। तो मुझे याद पड़ता है कि उर्दू डाइजेस्ट हुआ करता था, उसने जब ये मेरे लड़ाई वाला हाल बताया तो वो उसका फिक्रा था कि चिनार भी गवाही देते हैं। मैंने एक टेक्निक अपने ट्रुप्स को बताई थी कि आप जितनी देर दुश्मन तोपखाने का फायर उसका आ रहा है उतनी देर उन मोर्चों को इस तरह मैंने बनवाया कि डायरेक्ट तोप का गोला अगर गिरता है तो फिर तो अंडरस्टैंडेबल है कि उस पे, वरना दाएं बाएं गिरता था तो नुकसान नहीं देता था। और जो ही तोपखाने का फायर बंद करके दुश्मन अटैक करने पे आता था उस वक्त हमें अंदाजा होता था कि ये अब 200 से 300 गज के फासले पर है, तो फिर हम ओपन जमीन में आकर और
बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो मैंने फायरिंग प्लेसेस बनवाई हुई थी, वहां से फायर करके हम दुश्मन को गिराते थे। तो उसी में ओवरऑल ओवर 140 डेड बॉडीज बनी थी, जिसको फिर वो मुख्तलिफ अटैक्स में इवैक्यूएट भी करते रहे। सही। मैंने 12 जिंदा पकड़े थे और अच्छा 57 वेपन्स उनकी लाशों से उठवाए थे। एक और जो बात मैं बताना चाहता हूं कि हमें हर वक्त ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जी। अभी जो हम 1/4 होते हुए भी इंडिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, उसका मेन राज यही है कि हमें टेक्निक या हमारे जज्बे के लिहाज से बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज इंडिया से यकीनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बिल्कुल ये और अच्छा, उसी बुनियाद पे यही बुनियाद है। लेकिन एक चीज ब्रिगेडियर साहब, होते हुए भी आपसे अभी हम इंडिया को अपने ऊपर डोमिनेट करने की इजाजत नहीं दे सकते। ब्रिगेडियर साहब, सुमैया ने अभी आपसे सवाल किया कि अवाम का जो जज्बा है, मैं इस जज्बे को उसामा गाजी से बात करूंगा। अवाम का जब ये जज्बा होता है, ब्रिगेडियर साहब ने अभी बात की कि एक सिपाही से लेकर जर्नैल तक का मोराल जो है वो हाई हो जाता है उसामा, लेकिन इसमें हम आप इससे पिछले घंटे में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नेगेटिविटी फैला रही होती है। पिछले चंद सालों से हमने ये देखा कि यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म की नेगेटिविटी उसका तसलसल पूरा साल रहता है, और वो पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, उन गाजियों, उन शहीदों की कुर्बानियों के हवाले से जो नेगेटिविटी बनाई जा रही होती है, उसको काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ हम टैंकों, तोपों, आबदोज़ों और जहाज़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरा इस वक्त हमारे पास जो ये सोशल मीडिया का हथियार है, इससे लड़ना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की इस वक्त कितनी जिम्मेदारी है हमारी, आपकी, नौजवानों की, कि इस डिसइंफॉर्मेशन को रोका जाए? बहुत ज़्यादा। देखिए, जिस तरह से ये हमारे जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह से हमारी ये जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर खड़े। अब ये तो नहीं है कि वो ये सोशल मीडिया पर आकर, ना उनके पास इतना टाइम है, ना उनकी ये पोजीशन है कि वो करें। वो तो अपने असलहे समेत अपनी जानों के साथ वहाँ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और आज भी जाने दे रहे हैं। तो जिस तरह आप देखिए कि अगर हम 1965 की बात करते हैं तो उन्होंने तो एक नक्शा खींचा था ना, एक मैप बनाया था जो बड़ा मशहूर है। जिम खाना आपको पता ही है कि अब तो शिफ्ट हो गया, उस वक्त गालिबन कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जिसको आज कहते हैं, तो वहाँ था। तो कहा जी वहाँ नाश्ता हमने वहाँ करना है। उनके सरबराहान की सोच ये थी। तो वो ऑन पेपर उन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया हुआ था कि इतने लोग जाएंगे, आगे से इतनी रेजिस्टेंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, वो सब फेल हो गया। उसके बाद आप देखते चले जाएं आगे, जिस तरह से फिर जंगें होती हैं, आगे बढ़ते हैं तो टैक्टिक्स चेंज होते चले जाते हैं। फिर दहशतगर्दी की आप देखते हैं पाकिस्तान में लहर आती है। अब हम देखते हैं कि अब उनको लग रहा है कि दहशतगर्दी में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को शिकस्त दे रहा है। ये जो उन्होंने मुसल्लत की, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, बड़ी तेज़ी से वो बदल गई है। लेकिन ये जो जंग उनको पता है हमें ना अंदर जाने की ज़रूरत है, बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें जाने देने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद ही इनको खोखला करो, एक दूसरे से लड़ाओ। यहाँ पर फिरका वारियत इदारों के दरमियान आप देखिए ना, भाई भाई है, अगर आप उनको लड़ा देंगे आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी, वो तो आपस में लड़ते लड़ते ही गिर जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो डिसइंफॉर्मेशन, ये कोई हम ख्याली बातें नहीं कर रहे। डिसइंफो लैब ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान नहीं सामने लाया, वो यूरोप की तरफ से आया, और फिर यहाँ पर बैठकर जिस तरह से उन चीज़ों को फैलाया जाता है, तो ये अब इंफॉर्मेशन की वॉर कही जाती है। जिस तरह दुनिया से बदलती रही, टैक्टिक्स बदलते रहे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो माशाल्लाह शहजाद चौधरी साहब हैं, रब नवाज साहब हैं, ये बहुत हमारे बुजुर्ग भी हैं और बड़े गाजी भी हैं, तो इनको तो इन चीज़ों का पता है। लेकिन हम नौजवानों को भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि हम भी एक हर शख्स है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर शख्स को ये ड्यूटी है कि वो अपने मुल्क का जिस हैसियत में वो दिफा करे, इस मुल्क के लिए काम करें, इस मुल्क के लिए सोचें। एक मिनट अगर इजाजत दें, मैंने वार कोर्स किया था और दुनिया में मैंने एक ऐसा मुल्क देखा, वार कोर्स होता है दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड वार स्टडीज, जो कर्नल लेवल पे या ब्रिगेडियर लेवल पे किया जाता है। और उसमें जो चीज मैंने देखी थी, दुनिया में एक ऐसा मुल्क देखा है मैंने जो एक मिसाली मुल्क है, जो बिकॉज वही कहता हूं कि फूल्स लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, द वाइजर पीपल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है स्कैंडिनेविया में जो तमाम मर्द औरतें हर साल लड़ाई की रिहर्सल करते हैं, और वो इस हद तक लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं कि आज तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जंगे अजीमें जो होती रही हैं, वो इतने तैयार हैं लड़ाई के लिए कि किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि स्वीडन के बॉर्डर के नजदीक भी कोई जाए।
ये एक राज है, सीक्रेट है, क्योंकि मैंने उनको स्टडी किया और जब मैंने देखा कि एवरी एबल बॉडीड पर्सन, मैन और वुमेन, वो लड़ाई की हर साल रिहर्सल करते हैं और उनके जो कोस्ट लाइन है समुद्र की, उधर से भी कोई जरूरत नहीं करता गुजरने की, और लैंड लाइन से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारा, चूंकि हम तादाद में कम हैं, हमारा दुश्मन तादाद में ज्यादा है, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन और पूरी की पूरी इस पे सोच है कि हमें सुबाइयत को इसका जोर खराब ये नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तानी कहलाना चाहिए अपने आप को, और पंजाबी, सिंधी, बलूची या पख्तून इसकी बजाय पाकिस्तानी कहलाएं। और नंबर 2, हमें ये जो मुख्तलिफ फिरका बंदी है, शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, हमें इनको भी आए अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहलाना चाहिए। बिल्कुल, आइडेंटिटी जो है पाकिस्तानी और मुसलमान होने की आइडेंटिटी जो है वो ही हमारी आइडेंटिटी हो, तो फिर एक यकजान होकर, एक कौम होकर, ब्रिगेडियर साहब जो आप फरमा रहे हैं वही होगा। अच्छा, एयर मार्शल साहब से मैं एक बात करें। मार्शल साहब, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के दिफा के हवाले से कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन बनाई गई, उसके तोड़ निकल आए, फिर उन्होंने चेक किया 2019 में फ़िज़ा से, वहाँ से भरपूर जवाब हुआ। 2019 में ही उन्होंने मैरीन भेजकर, सब मैरीन भेजकर जो है वो चेक करने की कोशिश की, वो आइडेंटिफाई हो गई, वो भी आपको सारा इल्म है। सर, एक ये जो जिद्दत साथ साथ वक्त के साथ, जैसे आप फरमा रहे थे कि 19-20 साल पहले ये प्लान हो गया कि किस तरह से फ़ज़ाई फ़ौज ने, ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लान होना है, ये सारी चीज़ें होना है, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एतराज़ किया जाता है वो है दिफाई बजट के हवाले से। मैं पिछले दिनों बजट जब आया तो मैं उस वक्त देख रहा था पाकिस्तान से बड़े और पाकिस्तान से छोटे ममालिक वो दिफाई बजट में तो बहुत आगे हैं, पाकिस्तान तो बहुत पीछे, एक माइन्यूट सा बजट है। ये सर जो बार बार एतराज़ किए जा रहे हैं पाकिस्तान पर, और ऐसा खित्ता जहाँ पर एक बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के मशरक़ में बैठा हुआ है और मगरब से वो शरारत कर रहा था, अब तो चले 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक वहाँ से हो रहा है, तो क्या ये एतराज़ात जो हैं इनको किस तरह से रोका जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अगर बजट्स पे जाना है तो भारत कम से कम 90 अरब डॉलर सालाना अपने आर्म फोर्सेस पे खर्च करता है। जी हाँ। उसके मुकाबले में पाकिस्तान तकरीबन 10 अरब डॉलर खर्च करता है। तो 1 और 9 का तनासब है जो हम पैसा खर्च करते हैं अपने अफवाज पे, और जो भारत, ये बदकिस्मती है हमारी कि भारत के साथ जिस किस्म का हमारा एक, या भारत का हमारे साथ रवैया है जो एक दुश्मनाना ताल्लुक है, उसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी अफवाज को उस लेवल ऑफ रेडीनेस पे रखना चाहता है जहाँ पर 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसका मुकाबला करना है, उसकी चालाकियों का मुकाबला करना है, उसकी जंगी तैयारियों का मुकाबला करना है, उसकी बदनीयती का मुकाबला करना है। अच्छा, अब उसके लिए हम यूँ करते हैं कि हम ये नहीं करते कि हमने उसके हर चीज़ के अंदर उसकी बराबरी करनी है। एक हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंग नहीं करते। हम एयरफोर्स की स्ट्रेंथ आर्मी के साथ मिलाते हैं, आर्मी की स्ट्रेंथ नेवी के साथ मिलाते हैं, और नेवी को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर एयरफोर्स और आर्मी दोनों उसके साथ मिलकर चलते हैं। जब ये काम होता है तो हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। हम विद इन दी सर्विसेज भी हम एक सिनर्जी लेके चलते हैं। हम अकेले JF-17 अलहदा नहीं है, C-130 अलहदा नहीं है, F-16 अलहदा नहीं है। ये सब के सब जब हम अपने तनासुब से और अपनी बाकी कैपेबिलिटीज़ के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम एक ऐसी जिसे कहते हैं ना कि सॉलिड फोर्स बन जाते हैं जो कि अपना हदफ, अपना मिशन, अपना मकसद हासिल करने की अहलियत रखती है। पाकिस्तान के अंदर चंद चीज़ें बहुत अहम हैं और ये हमारे लोग, हम ट्रेन इस तरीके से होते हैं, हम सोचते इस तरीके से हैं। हमारे जनरल्स में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सही वक्त पे सही फैसला कर सकें। अगर आप ये देख सकते हैं कि अगले 20 से 25 साल में जंग की कैफियत या नौयत क्या होगी, तो आपको उसकी तैयारी आज करनी है। आज उस तरह की कैपेबिलिटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके, हम इतने अमीर मुल्क नहीं है अमेरिका की तरह कि हम सब कुछ उठा के 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में ले आएंगे। हमें आज तैयारी करनी है, आज से 25 साल की पहले की जंग। हमारा जो जवान है वो बेइंतहा दलेर है, बेइंतहा दलेर है। हमारा जो पायलट है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर उसका ईमान है, उसका ईमान प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। हमारा जो सेलर है, जो सबमरीनर है, जो बाकी जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो अपने काम के अंदर इंतहाई हद तक
अपनी महारत रखना चाहते हैं। सही। जब ये चीज़ें आपके अंदर रहेंगी और आप वो जज्बा साथ जारी रहेगा कि हमारी इज्जत भी है, हमारी ज़रूरियात को पूरा भी किया, ज़रूरियात वो जो सिर्फ जंगी हैं, जंगी ज़रूरियात, और ये कौम यकीन मानिए अपना पेट काट के हमारी जंगी ज़रूरियात को पूरा करती है। हम इस कौम के ऊपर भी फख्र करते हैं। दैट इज़ वाई यू सी ये जो कुछ चल रहा है, जो कुछ ये सोशल मीडिया पे जिसका जिक्र अभी उसामा कर रहे थे और आपने सवाल पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलने दीजिए, करने दीजिए। क्या हमारे इरादे में कोई लग्ज़िश आई? क्या आपने मुतज़लज़ल होते देखा किसी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के मिशन को? हमने सवात में या हमने वज़ीरिस्तान के अंदर जो मिशंस किए, वो क्या सिर्फ और सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान का एक सिनर्जेटिक मिशन था। पाक फ़ज़ाइया का उसके अंदर हिस्सा था, उसके अंदर पाकिस्तान नेवी का हिस्सा था, पाकिस्तान आर्मी तो उस पर लीडिंग रोल के अंदर थी। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे चैलेंजेस ना कम हुए हैं ना ख़त्म हुए हैं। पाकिस्तान ऐसे ख़ित्ता है दुनिया में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कि आपको मुख्तलिफ नौइयत के चैलेंजेस बार बार आते रहते हैं। तो पाकिस्तान को अपनी दिफाई क़ुव्वत, अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, जो प्रिपेयर्डनेस है, उसको हर वक्त उस लेवल पे रखना है कि किसी किस्म की जंग के लिए हमें तैयार होने की हर वक्त तैयार होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो जज्बा है ना, ये किसी डिसइंफॉर्मेशन से, किसी मिसगाइडेंस से ख़त्म नहीं होगा, ये वही है। और हम हर दफ़ा अपने दिफा को भरपूर तरीके से करते रहेंगे, करते रहे हैं और हमने किया है सब कुछ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की उसामा गाजी। वही हम जज्बे की बात कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन, एक तो पहली बात ये कि हम जब दिन सेलिब्रेट करते हैं, फतह सेलिब्रेट करते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी जो तारीख़ है वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो जनरेशन है, जो अभी हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों को बताने की कितनी ज़रूरत है अभी कि भाई ये कुर्बानियाँ हैं, ये कुर्बानियाँ दी गई हैं, ये अभी भी दी जा रही हैं। अगर कोई भी उनको कभी भी मिसगाइड करेगा तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये इंफॉर्मेशन देने की आज के नस्ल को कितनी ज़रूरत है आपके ख्याल में? बहुत अहम है। देखिए, बच्चों की तरबियत का ये बुनियादी आप देखिए कि उनसर होना चाहिए कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन हासिल किया और उसके बाद किस तरह से इसकी हिफाजत की है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको ये एहसास हो कि ये कोई हमें किसी तरह कोई मुल्क बड़ा बनाया नहीं मिल गया, बड़ी आसानी से नहीं मिल गया, और उसके बाद कोई हमें किसी तरह का कोई ऐसे जैसे बड़े हम ख़तरों से खाली हैं, कोई मसला ही नहीं है। देखिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, हमारा जोग्राफिया है और यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हम कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, खैर यूरोप में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ रहीं, अब आकर वहाँ चीज़ें और तरह हो गई हैं। हमारा दुश्मन जो है उसको पहले दिन से भारत जो है, आज भी अगर आप देख लें, वो इसको मानते हैं। वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान जो है इसको हमने वापस लेना है, ये कैसे अलग हो गया, ये हिंदुस्तान है और इसको हमने सब अखंड भारत का जो तस्वर है वो तो अफगानिस्तान तक चले जाते हैं। तो पाकिस्तान तो समझते हैं कि है, वो तो पहले दिन से वो समझते थे 1947 से कि ये 3 से 6 महीने की बात है, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। वो नहीं हुआ। फिर 48 में नजर आता है, फिर 65 में हमें, फिर 71 में, फिर इसी तरह आगे कारगिल, और उसके बाद अब भी आप देखें जो 2019 की बात हो रही है फरवरी की, तो ये और दहशतगर्दी खिलाफ जंग, तो उसने आपकी मुसलसल एग्जिस्टेंस को कभी माना ही नहीं। आज भी आप देख लीजिए RSS को आप देख लें, आप बीजेपी का एजेंडा देख लें, और वो ये कुछ छुपाते नहीं, उसका ऐलान करते हैं। क्या कभी आपने किसी सतह पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह देखा है कोई रियासती पॉलिसी कि हमने जी पाकिस्तान को फैलाना है? हम तो मुसलसल अपनी हिफाजत की बात करते हैं, अमन का गहवारा बनाने की बात करते हैं, हम तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की बात करते हैं। हमारा कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है। तो अब ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं और किस जज्बे के साथ हमें अब वो जिस तरह हमने इसको बचाया, इस मुल्क को बनाना भी है। और ये खतरा, देखिए, जब इंसान पर चैलेंज आता है ना, तो तब उसकी सलाहियत निखरती है। जब उस पर एक खतरा तारी होता है तब वो, तो जब बच्चों को इस चीज़ का पता होगा कि हमारा एक दुश्मन है, वो हर वक्त हमारे खिलाफ रहता है, तो हमें हर वक्त उसकी तैयारी रखनी है। तो हमारे बच्चों में एक मेच्योरिटी, एक जज्बा, एक बहादुरी, और मैं समझता हूं कि उनकी सलाहियतें ज़्यादा निखरेंगी जब हम ये सोचकर आगे बढ़ेंगे बचपन से ही कि ये हमारा वतन है, हमने मुश्किल से हासिल किया और हमने इसकी हिफाजत के लिए कसम खाई हुई और मुसलसल हमने ये काम करना है। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल भी यहाँ से, जनाब, अगर 1 मिनट मेरा सवाल भी सर ले लीजिए, 1 मिनट इजाजत दें। जी 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 मैं सिंपली एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि असल में जहां तक दुश्मन का तल्लुक है, वो तो अंडरस्टूड है कि वो ज़हनी तौर पे कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी जो तजर्बा है टोटल लड़ाइयों का, वो मैं आपको आपके हर लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया है। इतना दुश्मन खतरनाक नहीं है हमारे लिए, उसके लिए हम कवर कर सकते हैं
जो हमारे मुल्क के अंदर एक एलिमेंट है जो नुक्ताचीनी करेगा, और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान के शुरू जब बना था तब भी उनको वो अपने एक नफरत का इजहार करते थे। मैं अभी नाम इशारा देना चाहता हूँ, कोई अचकजई कबीला था, फिर फ्रंटियर से भी एक कबीला था जो अब तक उनके जरासीम मौजूद हैं। और दूसरा, जो लोग इंतहा पसंद हैं मजहबी लेवल पे, वो लोग भी आर्मी पे क्रिटिसाइज करते हैं, और जो करप्शन के हेड हैं वो भी, क्योंकि उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट उनको नजर आती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान फौज है। और जब फौज कहते हैं तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शामिल है। लेकिन एक चीज जो मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि ये नरमो नाजुक जबान से ये तबका का कभी भी ठीक नहीं होगा जो हमारे अंदर एक दुश्मन बैठा है। ये एक कहते हैं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नज्म नाजक बेअसर। उन पे नरमो नाजुक जबान से कोई असर नहीं होगा जो मुल्क के अंदर बैठे हुए नफरत फैलाते हैं, चाहे वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, चाहे वो अपने फिरके को तकवीयत देने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि फौज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बाहर के जितने मसाइल हैं दुश्मन की तरफ से, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक अच्छी चीज़ ये है कि 74 साल से ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कोशिश भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कामयाब ये नहीं हुए। मार्शल साहब जैसे फरमा रहे थे कि करते रहेंगे और कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं आया, ना किसी आज़म जो है वो मुतज़लज़ल हुआ है, ना कोई मिशन जो है वो जी मार्शल साहब देखिए, पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को मिला के बनता है, इसमें हम एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करते। जिस तरह एक घर के अंदर कुछ फर्द हमारी मर्जी के होंगे, कुछ हमारी मर्जी के नहीं होंगे, लेकिन एक ख़ानदान उन तमाम लोगों के इससे पहचाना जाता है। हमें जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उनको अपने साथ लेके चलना है। जो हम जैसे पहले ही हैं, हम सब के सब एक रस्सी में परोए हुए हैं, वो तो हम ताकत हैं ही हैं। तो मेरा हाल है पाकिस्तानी तमाम के तमाम जहाँ हैं अपना काम बेहतरीन अच्छी नीयत इस मुल्क की खातिर, इसके लोगों की खातिर करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तमाम पाकिस्तानी हैं और हम उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की, और ज़ाहिर है ये एंड इसी बात पर और इसी जज्बे पर होना चाहिए। मार्शल शहजाद चौधरी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर रब नवाज साहब और उसामा गाजी, आप तीनों का और आज की ट्रांसमिशन का नाज़रीन वक्त ख़त्म होता है। मकसद यही है कि अपनी जो फतूहात हैं उनको सेलिब्रेट करें, और ना सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि यादें ताज़ा करें, अपनी नस्ल को भी इस हवाले से बताते रहें कि किन कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल हुआ और दिफा हमने उसका कैसे किया है। वो लोग भी आर्मी पे क्रिटिसाइज करते हैं, और जो करप्शन के हेड हैं वो भी, क्योंकि उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट उनको नजर आती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान फौज है। और जब फौज कहते हैं तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शामिल है। लेकिन एक चीज जो मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि ये नरमो नाजुक जबान से ये तबका का कभी भी ठीक नहीं होगा जो हमारे अंदर एक दुश्मन बैठा है। ये एक कहते हैं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नज्म नाजक बेअसर। उन पे नरमो नाजुक जबान से कोई असर नहीं होगा जो मुल्क के अंदर बैठे हुए नफरत फैलाते हैं, चाहे वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, चाहे वो अपने फिरके को तकवीयत देने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि फौज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बाहर के जितने मसाइल हैं दुश्मन की तरफ से, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक अच्छी चीज़ ये है कि 74 साल से ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कोशिश भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कामयाब ये नहीं हुए। मार्शल साहब जैसे फरमा रहे थे कि करते रहेंगे और कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं आया, ना किसी आज़म जो है वो मुतज़लज़ल हुआ है, ना कोई मिशन जो है वो जी मार्शल साहब देखिए, पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को मिला के बनता है, इसमें हम एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करते। जिस तरह एक घर के अंदर कुछ फर्द हमारी मर्जी के होंगे, कुछ हमारी मर्जी के नहीं होंगे, लेकिन एक ख़ानदान
उन तमाम लोगों के हिस्से पहचाना जाता है। हमें पसंद नहीं है, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, उनको अपने साथ लेके चलना है। जो हम जैसे पहले ही हैं, हम सब के सब एक रस्सी में पुरोए हुए हैं, वो तो हम ताकत हैं ही हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तमाम के तमाम जहाँ हैं अपना काम बेहतरीन अच्छी नीयत इस मुल्क की खातिर, इसके लोगों की खातिर करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तमाम पाकिस्तानी हैं और हम उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की और ज़ाहिर है ये एंड इसी बात पर और इसी जज्बे पर होना चाहिए। मार्शल शहजाद चौधरी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर अरब नवाज साहब और उसामा गाजी, आप तीनों का और आज की ट्रांसमिशन का नाज़रीन वक्त ख़त्म होता है। मकसद यही है कि अपनी जो फतूहात हैं उनको सेलिब्रेट करें और ना सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि यादें ताज़ा करें, अपनी नस्ल को भी इस हवाले से बताते रहें कि किन कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल हुआ और दिफा हमने उसका कैसे किया है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।